जैसे Police sir, you have updated SOPs, this one. नहीं, अभी आई हैव नॉट अपडेटेड, बट आई विल गिव यू वन डॉक्यूमेंट फॉर जीएसटी, Okay. SAP document, which is good document, and I will explain that document also today. Okay. उसमें क्या है कि we have other activities also, जिसमें हमें करनी नहीं है activities, but we Okay. should know with whom we need to get it done. So that Sure. also I will explain you today. And then this week I will update the this PPT, and then I will share it. Sure. Okay. Okay. So I'm again going to using सिलेंडर एक्सेस, बट फिर मुझे इशू आएगा बिकॉज ऑफ ऑथराइजेशन। आपने कोई सेटिंग कर रखी है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। तो आपका पासवर्ड नहीं, जो है ट्राई ट्राई विथ मी नो, है ट्राई विथ माय आईडी। क्या क्या कह रहे हो? मैं ट्राई विथ माय आईडी। हाँ हाँ, उसी से कर रहा हूँ, बट मुझे लगता नहीं चलेगा बिकॉज कल मैंने 4 5 में डाल दिया था, तो शायद चलेगा लॉक ना सर। हो। आप लोग पहले तो आप ये करिए, मैं बताता हूँ, कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए। ये है आपका। हाँ सर, ये आप ये डालिए वहाँ पे। तो मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ इसको। जी। बढ़िया। एंटर। देखिए हो गया। नेटवर्क स्लो। हाँ, मेरे पास स्लो या फिर सिस्टम कनेक्ट सर्वर पे नहीं जा पा रहा हूँ। मैं अभी ट्राई कर रहा था, अभी वो इट वाज वर्किंग। हाँ, फिर हो जाएगा अभी। तब तक मैंने आपको कोई या तो डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो मैं आपको शेयर करूँगा। मैंने वो किया था इस वाले प्रोजेक्ट पे। ये पूरा ना जीएसटी और विदहोल्डिंग टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें हैं। तो टैक्स प्रोसीजर कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मेनली हमारा काम था। ये देखो, तो एसएपी ने पूरा दे रखा है, उसने बताया कि क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या नेम बनाना है सब बताया। टैक्स प्रोसीजर कॉन्फ़िगरेशन फॉर जीएसटी, इसमें कंडीशन टेबल, एक्सेस सीक्वेंस, कंडीशन टाइप, अकाउंट की, ये वाला प्रोसीजर है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल बताएंगे। ये वाली परचेज के लिए है, प्रोक्योरमेंट के लिए। ये है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल्स के लिए। अब इसको नीचे चलते हैं। अब देखो, टैक्स प्रोसीजर कॉन्फ़िगरेशन फॉर जीएसटी, कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्रोक्योरमेंट, कंडीशन टेबल फॉर मेंटेनेंस। ये टेबल जो हम बना रहे हैं, ये एक्सेस सीक्वेंस में जाती है। जो हमने कल देखी थी, दो एक्सेस सीक्वेंस के अंदर दो टेबल थी, टैक्स क्लासिफिकेशन और कंट्री वाली। इसको और भी हम बना सकते हैं। एसएपी ने दिया है एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन कोड दिस, रेफरेंस कॉम्बिनेशन आप ये सब लीजिए, पूरा दे रखा है। ये हमने करवाया था एबैपर से। ये टेबल हमने बनवाई थी एबैपर से। तो इस टेबल को हमने एक्सेस सीक्वेंस, अगर एमडब्ल्यूएसटी यूज कर रहे हैं तो एमडब्ल्यूएसटी में हमने डाल दी। बाकी जीएसटी के लिए एसएपी ने हर कंडीशन के लिए अलग एक्सेस सीक्वेंस दी है, ये टेबल हम सब क्यों बनाते हैं? कॉम्बिनेशन के लिए। एक सेकंड लेकिन सिस्टम। हम तो वीके U11 और FE11 बना सकते हैं ना। नहीं नहीं, अभी अब फिर मेरे ख्याल से अभी आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं दोबारा अपना सिस्टम ओपन करता हूँ ऐसे। ये आपकी आईडी से कनेक्ट नहीं हुआ। 22 5 6, ठीक है। क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है सर आपका? कोई नहीं, आप देख रहे हैं मेरे को आईडी पासवर्ड आ गया है। डिफरेंट एक वन। दो बार ट्राई करिए ना मेरा ये। कोई नहीं, ट्राई आप करिए। देख लेना, नहीं तो सूरज को बोलना कि रीसेट कर दे, क्योंकि नहीं सर, मैं अभी ट्राई कर रहा था सर, एक बार ट्राई अब करिए ना। एक देखते हैं। सेकंड, एक सेकंड। डालिए। यस, अभी कैप्स लॉक ऑन करिए, नहीं तो वहां से कॉपी करिए। मैं इसे कॉपी करूँ। स्मॉल आई, एल हाँ कैपिटल, आई कैपिटल, SHA @ 1 2, राइट? हाँ। हाँ करिए कभी। मारिए एंटर। ऊपर पे ऊपर कैप्स लॉक क्यों हो रहा है? ऊपर से आईडी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे टाइप भी फिर करके स्मॉल देखता हूँ। टाइप करिए, स्मॉल आई,
एल कैपिटल बाकी सब कैपिटल @12। ये चलो अच्छा। आप अपने सिस्टम में करके देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लॉक एक हो जाएगा मिनट फिर में। आपको। नंबर ऑफ failed attempts 4, but it worked, it is working. कोई नहीं, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, और उसमें अगर आपका नहीं चला तो सूरज को भी मैसेज आ दे, ताकि क्लास के बाद आपके पास पासवर्ड रेडी हो। ठीक है सर। ठीक है। अब हम आगे सिस्टम में, मैं अभी आपका कंफ्यूजन फिर है उसी चीज़ को लेके, कहाँ गए वो वाला PDF। ठीक से। तो आप क्या कह रहे थे, हमने मुझे कहा था दोबारा बताओ। टेबल जो है, जो टेबल जो हम बना रहे हैं, हम्म। ये टेबल का जो कंटेंट हम इसमें तो बना सकते हैं ना, VK11 और FE11 में। नहीं, वो कॉम्बिनेशन के बेस पे आप वैल्यूज डालते हो। उस वैल्यूज को डालने के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप बना रहे हो। देखो, पहले आपने ये टेबल बनाई, ये टेबल अब एपर से आपने बनवाई, बिजनेस के साथ डिस्कस किया। वैसे एसएपी ने ये दे रखी है जीएसटी के लिए, बट आप हो सकता है किसी बिजनेस में ये सारी टेबल ना चाहिए हो। जैसे ये टेबल बनाई 792, फिर बनाई 790, फिर बनाई 791। हो सकता है बिजनेस का कि नहीं, मुझे एक ही टेबल चाहिए या दो टेबल चाहिए या एक और चाहिए, तो आप टेबल बनवाओ। टेबल बनाने के बाद एक्सेस सीक्वेंस, जो हमने कल MWST यूज़ करी है, आप और भी यूज़ कर सकते हो, वो अभी इसमें हम देखेंगे। उस MWST को आपने असाइन किया कंडीशन टाइप में। अब MWST के अंदर आपको ये टेबल नंबर डालने पड़ेंगे 792, वो मैं दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाओगे एक्सेस सीक्वेंस में, जो भी आपने कंडीशन एक्सेस सीक्वेंस यूज़ करी, सपोज MWST के अंदर जाओगे तो आपको टेबल मिलेंगे, ये वाली टेबल, ये जो है ना, ये टेबल नंबर 003। तो ये 003 या 4AB, वो ये वाली टेबल है 792। तो अगर आपने ये टेबल बना ली, एक नाम दे इसको 792, तो आपको यहाँ पे डालना है 792, और यहाँ पे एक ये नंबर टेबल देना हम है। बना सकते हैं या इट विल बी डन बाय आवर पर ओनली? अब ऐप पर ओनली आई वुड से, बिकॉज गलती होने का चांस थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। बना सकते हो आप, ऐसा इतना भी कोई टेक्निकल नहीं है, कोडिंग वोडिंग तो नहीं है, बट अब ऐप पर से बनवाई है हमने मोस्टली। ओके। ओके। और ये टेबल क्या कंटेंट करता है सर? कंटेंट ये मल्टीपल इसमें फील्ड्स। कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन कंट्री, रीजन, प्लांट रीजन, जीएसटी क्लास, टैक्स इंडिकेटर, कंट्रोल कोड, तो ये सारा इसमें कंट्रोल किया। इसके बेस पे आप VK11 मेंटेन करोगे या FE11 मेंटेन करोगे। फिर उसके अंदर जो वैल्यूज होगी उसके बेस पे टैक्स कोड पिक होगा, प्रोसेस चलाते हुए, या तो परचेज का या तो सेल्स। ठीक तो है। ये टेबल को हम FK11 में कैसे लिंक करेंगे? मतलब ये जो फील्ड हम यहाँ पे सेटअप कर रहे एफ हैं, के इलेवन तो कोई टी FK कोड 11 नहीं में है। कैसे एक जाएगा? सेकंड, FK11 कोई टी कोड नहीं है। FV11 और VK11। हाँ सॉरी सॉरी, VK11। हाँ, VK11 में आपको ये टेबल लिंक नहीं करनी, ये टेबल आपको एक्सेस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे डालनी है। सपोज यहाँ पे न्यू एंट्री करी, यहाँ पे नहीं 30 सर, मैं नंबर। समझ गया। हाँ। हाँ सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ हाँ। कि ये टेबल हम बना दिए यूजिंग द टी कोड, राइट? हाँ। उसके बाद कल हमने बात किए थे कि MWST में हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उसके MWST बाद में ये टेबल डालोगे, ये कॉम्बिनेशन टेबल टेबल डालूंगा, टेबल जो है ये कॉम्बिनेशन है, इस टेबल को MWST में डालोगे, लिंक कर दोगे। तो ठीक है। कॉम्बिनेशन MWST के अंदर आ गया थ्रू टेबल। तो टेबल नहीं, उसका वैल्यू जो डालेंगे FK11 में डालेंगे। VK11 या FK11, ठीक है, हाँ। FE11। FE11। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैंने कोई टेबल ले भी ली, सपोज 004 ले ली, तो 004 खाली मटेरियल के लिए दे रखी है। देखो देखते हैं, देखो कस्टमर प्लस मटेरियल। मैंने यहाँ पे अभी पहले दो ही थी हमारे पास टेबल, अब तीन हो गई, मैंने इसको सेव कर दिया। इट्स पहले वाला रॉन्ग है। 30 वाला क्या है सर? तो पहले नंबर जो लिखा हुआ है, एक सेकंड, क्या कह रहे हो? और जो नंबर लिखा हुआ है 10 20 ये 30। सीक्वेंस ओके। ये 10 20 30 40 50 60 लाइक दैट, इसमें इसका कोई यूज नहीं है। मेन यूज टेबल का। अभी इस 5 नंबर में टेबल में कस्टमर प्लस मटेरियल है। अभी अगर पहले वाले में जाके देखते हैं तो आपको देखोगे
ये दोनों सी ना एरो जो आ रहे हैं, एरो लेफ्ट है, तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली करेक्ट क्रिएट हुई है। अगर आप इस वाले में देखोगे ना, ये किसी ने जो क्रिएट करी है, तो इसमें कुछ इशू है, देखो दो में इशू है कुछ। हम्म, तो ये जब तक एरो वाले करेक्ट नहीं होंगे, तब तक ये टेबल इसके अंदर जो डली हुई है इसका कोई यूज नहीं है। तो वो ठीक करवाने पड़ेंगे आपको, एवेपर से करवाओ, या अगर आपको आता है तो आपको आता है। तो इसीलिए इसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सोल्ड टू पार्टी, मटेरियल, चार कॉम्बिनेशन बना दिए इसके अंदर। इसके बेस पे वो चाहते हैं टेक्स्ट कोड है। तो अभी अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ सपोज, क्योंकि हमारे कर तो पाएंगे नहीं टेस्टिंग वैसे भी इसकी, पहले मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब वीक 11 में जाते हैं। वीक 11 में गए, यहाँ पे MWST कंडीशन डाली। कंडीशन तो हम वो डालेंगे, हाँ, सॉरी, ये वाली। ओके ओके। हाँ। MWST कंडीशन भी हो सकती है, सीक्वेंस भी हो सकती है, आपने सीक्वेंस बनाया, कंडीशन ये डाली इसमें। ये वीके F11 में जाते हैं, यहाँ पे गए की कॉम्बिनेशन। अब देखो ये वाले कॉम्बिनेशन भी आ गए आपके पास, तीसरे वाला। हम्म। अब इसको ओके करो। इसको ओके करोगे तो क्या कह रहा है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कस्टमर, फिर मटेरियल, फिर अब यहाँ पे परसेंटेज डालो, यहाँ पे टैक्स को डालो। तो वो कह रहा है जब भी आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यूज करोगे, जो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो सेल्स वालों का वो होता है टर्म, और अगर कस्टमर यहाँ पे जो मैंने मेंटेन किया उसके सामने जो मटेरियल, अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन का आप कोई डेटा यूज कर रहे हो, वाइल प्रोसेसिंग सेल्स ऑर्डर और वाइल प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर, देन आई विल टेक दिस परसेंटेज एंड विल टेक दिस टैक्स। ये काम होता है कंडीशन टाइप का, और कंडीशन टाइप के अंदर जो एक्सेस सीक्वेंस है उसका काम होता है आपको यहाँ पे की कॉम्बिनेशन देना। क्लियर? हम्म। मैं आपको तो मतलब टेबल, पहले टेबल बनाओगे, टेबल में आप कॉम्बिनेशन सेट करोगे, तो हम्म टेबल को लाके फिर आप एक्सेस सीक्वेंस से लिंक करोगे। उसके करेक्ट। बाद आप VK11 और F11 में नहीं नहीं, जाके आप उसके बाद, विंडो उसके का। बाद नहीं नहीं, उसके बीच में जो उसके बाद कंडीशन टाइप बनाओगे, उसके कंडीशन टाइप के अंदर आप एक्सेस सीक्वेंस डालोगे, फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। देन यू विल गो टू VK11 और F11 फॉर मास्टर डेटा ऑफ टेक्स्ट बुक। ये जो आपने टेबल बनाई, इसको एक्सेस सीक्वेंस के अंदर डाला, ये हम्म, एक्सेस सीक्वेंस आ गई, देखो यहाँ पे इसने डाल दी एक्सेस सीक्वेंस, ये वाली है JGSI। इनपुट की इन्होंने ये SAP ने ये बता रखी है। इसके अंदर ये चार टेबल है, तीन टेबल है। ये मेरी एक्सेस सीक्वेंस है। अब मैं कंडीशन टाइप बनाऊंगा। ये देखो ये सारे एरो आ रहे हैं, ग्रीन आ रहे हैं। अब मैंने कंडीशन टाइप बनाई, ये मेरी चार कंडीशन टाइप है, CGST, SGST, IGST, UGST। इनके अंदर मैं एक्सेस सीक्वेंस डालूंगा ये वाली JGSI। ये देखो JGSI डाली। तो जब भी मैं F11 कर रहा हूँ इस कंडीशन के लिए, तो ये चेक करेगा कौन सी एक्सेस सीक्वेंस है, ये वाली। इसके अंदर कौन से कॉम्बिनेशन है, ये तीन है। तो वो तीन ऑप्शन देगा मेरे को जो अभी हमें दे रहा था। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। हमने यहाँ पे MWST अपडेट करी, तो MWST के अंदर जितनी टेबल है उतने कॉम्बिनेशन हमें दे रहा था वाइल मेंटेनिंग F11 और VK11। अब मैं जब ये वाली कंडीशन, ये वाली एक्सेस सीक्वेंस डाल रहा हूँ इस वाली कंडीशन में, तो इसके अंदर कौन कौन से टेबल है, ये तीन टेबल है, 792, 790, 790। जब मैं मेंटेन करूंगा ये कंडीशन फॉर परसेंटेज ऑफ एंड टेक्स्ट कोड, then system will take this access sequence and show you this combination, this one। हम्म, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस। ऐसे ही ये परचेज साइड का था, ऐसे ही सेल्स साइड का होगा। देखो अभी सेल्स साइड का भी दिखाते हैं मैं आपको, इसमें सेल्स का भी दिया हुआ है। ये सारा अभी आई इनपुट का चल रहा है। ये आ गया नॉन डिडक्टेबल का। नॉन डिडक्टेबल में आपने नॉन डिडक्टेबल कंडीशन बनाई। उसमें मेन चीज होती है खाली टैक्स प्रोसीजर के अंदर आप NVV टैक्स अकाउंटिंग की डालते हैं, जिसका GL पिक नहीं होता, एक्सपेंस के अंदर ही जो है टैक्स का अमाउंट ऐड हो जाता है। बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, अब आते हैं आउटपुट के लिए। देखो ये काउंटिंग की हो गई, ये वाली, इसके अंदर GL डलता है। NVV SAP की दी होती है। अब इसके अंदर जाते हैं, ये आपका टैक्स प्रोसीजर हो गया। देखो ये आपको डॉक्यूमेंट में दूंगा, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है। ये डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ पे ये वाली कंडीशन बनी, तीन, ये तीन, ये तीन, ये सारी आउटपुट की बनी। इसके आगे अकाउंटिंग की लगी, ये मेरी NVV की है। ये आपका टैक्स प्रोसीजर का हो गया। 350 नंबर स्टेप पे कैलकुलेशन हो रही है बेस अमाउंट पे, बेस अमाउंट 100, 350, 60, 70, 380, 90, 400, 440, 450। और आउटपुट के लिए उसने
सीक्वेंस जो है 700 वाली दे दी, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में और भी ऐड हो इनपुट में और आउटपुट में, तो इसलिए सीरीज को अलग रख लिया। अब ये परचेज की साइकिल चल रही थी अभी तक, अब इसने F11 किया, F11 किया तो अपना टैक्स को मेंटेन कर दिया। और ये एक एसएपी ने दे रखा है, अगर आपका कोई लोअर सिस्टम है, अगर लेटेस्ट सिस्टम होता है तो ये एसएपी करके देता है, अगर लोअर सिस्टम है तो ये टेबल आपको चेक करनी होती है SM30 में जाके कि ये एंट्रीज मेंटेन है कि नहीं। अगर आप टैक्स प्रोसीजर TaxINN यूज कर रहे हो, अगर आपने TaxINN यूज किया है तो उसके सामने ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अगर आप सेम कंडीशन यूज कर रहे हो जो एसएपी बता रहा है, जैसे आपने यहाँ पे यूज करी सारी कंडीशन, मतलब अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पूरी चीजें सेम एग्जैक्टली बनानी पड़ेगी। अगर आप अपना टैक्स प्रोसीजर बना रहे हो, जैसे हमने SKPI बनाया, तो आपको इस वाली टेबल में जाके SKPI जाना पड़ेगा प्रोसीजर में, और उसके आगे कंडीशन वो वाली डालनी पड़ेगी जो आपने बनाई है। हो सकता है आपने यही वाली बनाई हो तो यही वाली डालो, नहीं तो जैसे हमने SK SC जो भी बनाई है SC वाली, वो डालनी है। इसका कोई इसका टेक्निकल यूज है पीछे कि कॉन्फ़िगरेशन एसएपी ने बताई कि ये आपको ऐड करनी है टू कंप्लीट दी GST कॉन्फ़िगरेशन। और कई बार लेटेस्ट सिस्टम में ये ऑलरेडी हुआ हुआ मिलता है, बट उसमें फिर आपको चेक करना है। अगर आप सेम कंडीशन टाइप यूज कर रहे हो जो एसएपी की है, तो आपको नहीं करना। अगर आप अपनी नहीं बना रहे हो तो आपको करना पड़ेगा ये वाला स्टेप। ठीक है, अब आते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। वापस आ गए, टेबल बनाई 768, इसमें भी कॉम्बिनेशन दिया हमने, कंट्री, रीजन, कस्टमर टैक्स क्लासिफिकेशन, मटेरियल टैक्स क्लासिफिकेशन, रीजन, कंट्रोल कोड। फिर एक और टेबल बनाई, फिर एक और टेबल बनाई, 3 टेबल बनाई। अब एक्सेस सीक्वेंस बनाया, एक्सेस सीक्वेंस आउटपुट के लिए बनाया JGSO। JGSO में हमने 3 टेबल डाला। अब हम कंडीशन टाइप बनाएंगे, कंडीशन टाइप बनाएंगे ये जो आउटपुट की है, इनके अंदर सबके अंदर उन्होंने एक्सेस सीक्वेंस आउटपुट की डाल। अब जब भी मैं VK11 करूंगा इस कंडीशन टाइप को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम विल चेक दिस एक्सेस सीक्वेंस एंड देन सिस्टम विल शो यू दीज 3 कॉम्बिनेशन, दिस वन, फॉर मेंटेनिंग द परसेंटेज एंड टैक्स को की कॉम्बिनेशन। क्लियर यहाँ तक? यस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे और कुछ बाकी सब चीज़ें सेम ही है। अकाउंट की बनाई है आपने, फिर टैक्स प्रोसीजर पे आ गए। अब देखो ये ना, अपडेट प्राइसिंग प्रोसीजर, ये आपका काम नहीं है, ये SD वाला का काम है। ये V वाली ट्रांजैक्शन कोड जो होते हैं SD के लिए होती है, M वाली जो होती है मोस्टली MM के लिए होती है। तो अगर आप ऊपर भी देखोगे तो ऊपर जो ये जो आ रही है, देखो ये MM वालों के लिए है, बट ये हम भी बना सकते हैं। हम मोस्टली वेपर से बनवाते हैं ये वाली टेबल खाली, बाकी फर्दर हम करते हैं। बट अगर आप SD के प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको SD कंसल्टेंट चाहिए। ये हम बनाएंगे टैक्स प्रोसीजर, प्राइसिंग प्रोसीजर SD वाला बनाएंगे। यहाँ पे SD का काम है। यहाँ पे आए सीक्वेंस, सीक्वेंस के बाद आएंगे प्राइसिंग प्रोसीजर। दिस इज SD कंसल्टिंग बोर्ड। ठीक है, देखो वो भी सेम चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा है, बिकॉज हमने बनाई है सेम, तो वो अपने प्रोसीजर में सेम चीज़ डालकर स्टेप नंबर अलग हो सकता है। अकाउंटिंग की भी सेम है, तो ये सेम रहेगी, तो ही आपका सिस्टम सही से चलेगा। अगर आपने बना दिया ABCD, उसने बना दिया XYZ, तो हो सकता है टैक्स को पिक करने में कॉम्प्लिकेशन आए, इसलिए ये सेम बनती है। अब आते हैं, ये वही चीज़ें आ गई कि आपको अपडेट करनी है ये टेबल, एंड देन दिस इज द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर GST। ठीक है, अभी क्लियर हुआ एक्सेस सीक्वेंस, कंडीशन, VK11, FP11। हम्म, अब और सर देख मैं एक लेते। समराइज करूँ क्या, क्या क्या हाँ हाँ स्टेप्स है हाँ इसमें? हाँ 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 हाँ। पहले करो तो करो। हम क्रिएट करेंगे टेबल क्रिएट करेंगे फॉर एक्सेस हम्म कॉम्बिनेशन। हम्म लिंक टेबल टू एक्सेस सीक्वेंस। हम्म। यूज VK11 और F11 टू अपडेट द टैक्स डाटा फॉर द फील्ड सेट इन द टेबल। नहीं नहीं नहीं, एक स्टेप मिस करेंगे, इससे पहले कंडीशन बनाओगे, कंडीशन के अंदर एक्सेस सीक्वेंस डालो। हाँ वो आएंगे ना, वो आएंगे ना सर। नहीं वो मैं पहले तो आएगा ना, एक्सेस सीक्वेंस। वीके अच्छा। इलेवन पहले नहीं आ सकता ना। कंडीशन होगी मैं तभी एक्सेस। VK11 और F11 कर पाओगे। अच्छा, कंडीशन होगा तभी मैं कर पाऊंगा। देखो पहले टेबल बनाई, टेबल को अपडेट, फिर टेबल बनाई, फिर आपने एक्सेस सीक्वेंस बनाई, एक्सेस सीक्वेंस के अंदर आपने टेबल डाल दी, फिर उसके बाद आपने कंडीशन टाइप बनाई, कंडीशन टाइप के अंदर आपने एक्सेस सीक्वेंस डाल दिया। अब हो गई आपकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। टेक्स्ट हम्म, प्रोसीजर आपने बना ही लिया, सपोज
अब आते हैं VK11 या F11। अगर SD का काम है तो VK11, अगर परचेज का काम है तो F11। तो अब टैक्स टैक्स प्रोसेस टैक्स कंडीशन टाइप राइट, सॉरी। क्रिएट कंडीशन टाइप को मैं एक्सेस सीक्वेंस को कंडीशन टाइप में पहले असाइन करना है। हाँ, हम्म, चलो मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो हमने बनाया भी था किसी प्रोजेक्ट पे। अब यहाँ पे थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पेज का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका। देखो, सबसे पहले आपने बिजनेस पेज बनाया। कंपनी कोड था मेरा 5000, मैंने बिजनेस पेज बनाया 2300। ये है कौन सी लोकेशन के लिए? लोकेशन यहाँ पे नहीं, MP के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बिजनेस प्लेस कंपनी कोड के साथ साइन कर दिया। उसके बाद मैंने फैक्ट्री कैलेंडर साइन किया। ये नहीं भी करोगे कोई इशू नहीं है। फैक्ट्री कैलेंडर का मतलब है यहाँ पे कि अगर मेरा को 10 तारीख तक GST पे करना हो, 10 तारीख को संडे आ गया या दिवाली आ गई या कोई छुट्टी आ गई, तो उससे एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसको पे करना है। उससे एक दिन पहले आपको ड्यू कर देगा। बट बाकी नहीं भी करोगे तो इतना कोई वो नहीं है। GST में मेरे ख्याल से ऊपर नीचे चलता है। बट विद होल्डिंग टैक्स में 7th of every month यू नीड टू मेक अ पेमेंट। अब आते हैं, ये एक टेबल है जिसमें हम GL मेंटेन करते हैं बिजनेस प्लेस वाइज। अगर आपको, आपका मैंने एक GL बनाया, एक आउटपुट का बनाया, एक इनपुट का बनाया सपोज। अगर आप चाह रहे हो कि मैं दिल्ली में जब हूँ तो मेरा इनपुट का GL 1 आए, और जब मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरा इनपुट का GL 2 है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बिजनेस प्लेस वाइज GL असाइन करने पड़ेंगे। अकाउंट की जो भी हमने OB40 में किया था कल, अगर आपको याद हो, अगर ओपन करता हूँ। एक ही बार चल रहा है क्या इसके पास में? तो ये तो डाला और मैंने एक नोट भी कर लिया है। वो तो चल रहा है सर, मेरा मेरा तो ऐसे चल रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी मैंने इस सिस्टम पे इसी ID से लॉगिन किया, मैंने पासवर्ड सेव चेंज किया, और मैं सेम पासवर्ड डाल रहा हूँ कॉपी करके। मैं सुरेंद्र का यूज़ कर रहा हूँ, सुरेंद्र का सही चलता है। सुरेंद्र जी, मैं हम्म, लॉगआउट कर दूँ आपको? कर दो कर दो। अच्छा ठीक है। कल हमने एक जगह GL कोड डाले थे। हमारी कंडीशन अकाउंटिंग की क्या थी, याद है किसी को? S से पीछे है। OB40 पिछले सर जो हम बनाते हैं। OB40 इज फॉर अपडेटिंग दी टैक्स GL इन दी अकाउंटिंग की, जो हमने प्रोसीजर के हाँ अंदर डाली हुई है अकाउंटिंग हाँ की। वो देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर के अंदर डाली हमने। फाइन प्रोसीजर हमारा था SKPI। अब टेबल बनेगा सर, उसका टी कोड क्या था? टेबल का टिकट M/08 परचेज वाली का था, V/08 परचेज वाली का था। अच्छा, हमने ये बनाई है, APC बनाई है। और 0805। हाँ वो मैं डॉक्यूमेंट दूंगा आपको। देखो, एक डॉक्यूमेंट है ना जो ओके। इसमें लिखा हुआ है। हाँ, जो ओपन था सर वो। ये देखो, हाँ ये देखो। M/03 था परचेज के लिए, जी। और M और V/8 या 3 होगा, 3 है सेल्स के लिए। ओके, ओके। ठीक है। अब हम चल रहे थे OB40 में। वही कल हमने ना यहाँ पे GL मेंटेन किया। APC में चलते हैं। APC में यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट का SKPI, यहाँ पे एक GL मेंशन किया मैंने। अब जब भी मैं पोस्टिंग करूंगा ना, मेरे CGST इनपुट में ये वाला GL आएगा। बट मेरे, बराबर। अगर मेरा एक ही बिजनेस प्लेस है तो ठीक है, यही वाला कोई इशू नहीं। अगर कंपनी कहती है कि चलो ठीक है, मेरे को एक GL की कोई, तुम एक ही GL रख लो, बट मैं ट्रांजेक्शन करते हुए बिजनेस प्लेस डालूंगा, तो मुझे पता चल ही जाएगा कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी जगह की है, तब भी ठीक है। पर अगर बिजनेस कहता है कि नहीं, मेरे को बिजनेस प्लेस तो आप दे ही रहे हो अलग अलग, मुझे GL भी अलग अलग चाहिए, तो आप एक और GL बनाओगे। सपोज आपकी दिल्ली और यूपी में बिजनेस है, दिल्ली के लिए बनाया आपने बिजनेस प्लेस, यूपी के लिए बनाया आपने बिजनेस प्लेस। ऐसे दिल्ली के लिए बनाओगे CGST इनपुट का GL, और यूपी के लिए बनाओगे एक और GL CGST इनपुट का।
अब जब बिजनेस प्लेस आप दिल्ली का लोगे तो दिल्ली का जीएल कैसे आएगा, और यूपी का लोगे तो यूपी का जीएल कैसे आएगा, उसके लिए ये हमारे पास टेबल है, ये वाला, इसके अंदर जीएल जो है बिजनेस प्लेस वाइज आती है। इसको देख लेते हैं। देखो, इंडिया टैक्स अकाउंट डिटर्मिनेशन, अभी आपकी समझ लो हमने ट्रांजेक्शन कौन सी थी भाई, कोई भी ले लेते छोड़ो, एसके पी आई में तो कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, एपीसी के अंदर चला गया जो मेरी है सीजीएसटी इनपुट की। अब मैं यहाँ पे न्यू एंट्री करूंगा, यहाँ पे बिजनेस प्लेस डालूंगा कि मेरे कौन कौन से बिजनेस प्लेस हैं जो भी आपने बनाए होंगे। हमने कभी बनाया था। दिल्ली बनाया था, पुणे था, बैंगलोर था। हम्म, तो ये 3 बनाए थे हम। सपोज हम बैंगलोर के लिए कह रहे हैं कि हमें नया जीन चाहिए, तो हमने ये कर दिया यहाँ पे। हम्म, दिल्ली के लिए भी बना दिया कोई अलग सा, और पुणे के लिए भी डाल दिया अलग से। अब आपके पास 3 जीएल होने चाहिए, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे कोई भी डाल दे, कोई भी डाल दिया, एडमिन एक्सपेंस का डाल दिया, डेप्ट एक्सपेंस का डाल दिया, बैंक चार्ज। तो अब जब भी, मनीष सर, लेकिन आप तो ये कह रहे थे ना कि बिजनेस प्लेस के अकॉर्डिंग ये जीएल फैच होती है, लेकिन आप तो यहाँ पे डाल रहे हैं। हाँ तो फैच तभी तो होंगे, डालूंगा कहाँ से फैच होंगे, कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं, करो मैंने पहले तो कंप्लीट। अच्छा अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब ट्रांजेक्शन करोगे, ट्रांजेक्शन में फैच तभी तो होंगे अगर कॉन्फ़िगरेशन में सही डले होंगे। ओके ओके, ठीक है। अब ये जो हमने पहले OB40 किया था, वहां पे खाली हमने एक जीएल दिया था एपीसी के अंदर, ट्रांजेक्शन फी जो अकाउंट की थी। अब हमने 3 डिफरेंट जीएल दे दिए बेस्ड ऑन बिजनेस प्लेस। तो अब जब भी आप वाइल डूइंग दी पोस्टिंग, आप जब बिजनेस प्लेस लोगे तो सिस्टम चेक करेगा कौन सा जीएल है, तो सिस्टम यहाँ से जीएल उठाएगा। इसलिए ये होती है टेबल। ठीक है, इसको मेंटेन नहीं कर रहे वैसे, वो फिर हमें जीएल भी बनाने पड़ेंगे अभी, यहाँ पे समझा। ठीक है, ऐसे जितने भी आपके सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट के अलग अलग जीएल आपको बनाने पड़ेंगे, इस टेबल में अपडेट करने पड़ेंगे। ये देखो, यहाँ पे अपडेट करें अलग अलग बिजनेस प्लेस वाइज। ठीक है, अब आगे ये तो चलते सर हैं। सीजीएसटी के हो गया ना, मतलब अगर सेम स्टेट में होगा तो इसका होगा ना, मतलब हाँ, इंटर और इंटर स्टेट दोनों हम जीएल मैच में बना सकते हैं ना। सारे जीएल बनाएंगे, इंटर हो इंट्रा हो। बिजनेस की रिक्वायरमेंट हाँ। अगर है कि बिजनेस प्लेस वाइज मुझे जीएलपी होनी चाहिए, तो आपको ये वाली टेबल अपडेट करनी है बिजनेस प्लेस वाइज, कि मेरा ये दिल ठीक। 2300 नंबर जो है बिजनेस प्लेस, उसमें ये वाला जीएल जाए। और देखो यहाँ पे 2300 ही है, बट मैं कह रहा हूँ कि मैं ये वाला टैक्स कोड लूंगा तो ये वाला जीएल जाए, तो ये भी कॉम्बिनेशन है हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर ये, जैसे हाँ हाँ, अगर आप म्यूट अनम्यूट करो। उन्नीस सर, आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे थे कि ये सेम स्टेट का, फॉर एग्जांपल मैंने पूना का दे दिया या बैंगलोर का दे दिया, उसका दे दिया, बट अगर हमारे पास दो डिफरेंट स्टेट है, मतलब एक वो है एक 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 वो है, ट्रांजेक्शन तो में, अगर हाँ, एक जैसे सर ट्रांजेक्शन में एक जगह कैसे से, होगी, नहीं एक ट्रांजेक्शन में कैसे आपके पास 2 स्टेट आएंगे। एक सर जैसे चीज, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब अरे मैं वो कह तो रहा फिर हूँ कि वो तो फिर आपका आपका इंटर स्टेट हो गया ना, यस वो यस। तो माल जा रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। तो जोन सा बिजनेस प्लेस आप पोस्टिंग पे डालोगे, आप चाहते हो कि जो मैं ओके। टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं कौन से प्लेस के लिए कर रहा हूँ, तो जोन सा बिजनेस प्लेस डालोगे हाँ। उसके बेस पे आएगा। वो बिजनेस की गलती है अगर वो एक ही जगह बी बिजनेस प्लेस ले रहा है और एक टाइम में 2 बिजनेस प्लेस नहीं ले पाओगे। है ही नहीं ऑप्शन, और ऑप्शन क्या है, आप जब भी माल भेजते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट ही भेजते हो, यस यस यस। एक स्टेट से 2 स्टेट भेजते हो। आप कहोगे नहीं हाँ नहीं भेजते हैं, नहीं सर, भेजते। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये मैंने बिजनेस प्लेस बनाया, अभी हम्म, मेरा ये करंट स्टेट है फॉर एन एग्जांपल यूपी, ठीक है, मेरे को भेजना है दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा फैच करेगा, अब तो मेरी दो स्टेट लिंक हो गई, एक दिल्ली होगी एक यूपी दो होगी, स्टेट, तो दो मेरी स्टेट आप ये नहीं सागर, अगर आप बिजनेस समझो, आप आपकी 2 हाँ, स्टेट लिंक हुई है एक स्टेट लिंक हुई, पहले तो मुझे ये बताओ। मतलब सर यूज तो दोनों स्टेट यूज हो रही है ना, अरे यहाँ से मेरा आपके लिए, आपके लिए आपका बिजनेस अच्छा, कहाँ पर है, मेरा दिल्ली में जा रहा है तो सामान। दिल्ली बस, वो जो जहाँ पे जा रहा है, दिल्ली से आप हाँ भेज हाँ। रहे हो, अगर यूपी भेज रहे हो तो यूपी में जो लेगा वो तो आपको कस्टमर है, वो ओके। अपना एंट्री करेगा तो अपना यूपी का बिजनेस पेज डालेगा, जब आप एंट्री चलिए। करोगे तो आप दिल्ली का बिजनेस पेज डालोगे।
वो भी तो एंट्री करेगा ना, अपनी बुक्स वो भी बनाएगा, आप भी बनाओगे। आपके यहाँ से माल जो जा रहा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली से है कि मैं दिल्ली से माल भेज रहा हूँ। यूपी में ठीक है। जा रहा है तो यूपी में आपके पास तो नहीं आएगा माल वहां पे, आप तो नहीं। छोड़ दोगे ना, आपका माल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी वहां पे। तो यूपी में तो कस्टमर के पास गया, अब कस्टमर अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा परचेज की, हम डालेंगे यहाँ से सेल्स की, हम सेल्स डालेंगे की। दिल्ली बिजनेस प्लेस, वो डालेगा अपना यूपी बिजनेस प्लेस की, उसने कहाँ पे लिया ठीक। माल। तो फिर उसका जो बिजनेस, हमारा बिजनेस जो होगा वो मैं दिल्ली मार्क करूंगा और उसका जीएल मैप करूंगा, और वो अपना यूपी करेगा और यूपी का जीएल आप करेगा उसको उसके छोड़ो ना, फंड आप में उसकी बुक्स तो मेंटेन नहीं कर रहे, आप अपनी बुक्स मेंटेन करोगे। अपनी। ठीक है। अपनी बुक्स में आप यहाँ से माल भेज रहे हो तो दिल्ली, अगर यहाँ पे माल मंगा रहे हो तो दिल्ली। अगर आपका एक ही लोकेशन में बिजनेस है दिल्ली, और आप पूरे इंडिया में ट्रांसफर करते हो अपना मतलब माल बेचते हो, तो आपके 36 हाँ, बिजनेस प्लेस बनाओगे? ठीक है। नहीं बनाओगे, एक ही बनाओगे, बिकॉज आपका काम खाली दिल्ली में है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं। नंबर दिल्ली, पुणे, बेंगलोर में, तो आपके पास तीन होंगे। अब इन तीन स्टेट से आप हाँ अगर पूरे इंडिया में ट्रांसफर करते हो माल या बेचते हो, तो आप जब हाँ भी हाँ हाँ। एंट्री करोगे तो या तो बेंगलोर हम्म, लोगे या दिल्ली लोगे या पुणे लोगे, जहां से माल जा रहा होगा या जहां पे जा आ रहा रहा है। होगा। बट ठीक है। आपके पास कहाँ से आ रहा है वो आपको नहीं देखना, आपके पास हम्म कहाँ से मतलब कहाँ पे जा रहा है वो नहीं देखना। आपको देखना है कि मैं हम्म कहाँ से भेज रहा हूँ या मेरे पास कहाँ हम्म। पे आ रहा है, ठीक है। बस। ठीक है। तो अगर अब मेरे पास 36 बिजनेस प्लेस भी हैं अगर, तो मेरे को ये हम्म देखना है कि मैंने माल जो भेजा कौन सी बिजनेस प्लेस से भेजा है। उस बिजनेस प्लेस कौन का सा? मैं यूज करूंगा। सपोज दिल्ली से भेजा मैंने जम्मू, तो मैं जम्मू का हम्म यूज नहीं करूंगा, मैं दिल्ली करूंगा। अगर मैंने पुणे से भेजा तो मैं पुणे यूज करूंगा, जम्मू यूज नहीं करूंगा। तो सेकंड हम्म लेग जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, फर्स्ट लेग में है कि कहाँ से माल गया भेजा आपने, और अगर हम्म। आपने परचेज किया तो कहाँ पर माल आपके पास आए। हाँ, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स देने की। ठीक है। ठीक है। ठीक है, सर मतलब मैं अपनी अपनी स्टेट डिफाइन करूंगा, मतलब कहाँ से मेरा अपनी सामान करोगे। निकल रहा है कहाँ। देख, आपके पास दूसरे की बुक्स का एक्सेस होगा। नहीं होगा बट आ, सर। अच्छा। अभी मैं दो एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास वॉलेट है, आपके पास वॉलेट है, मैं अपना ही वॉलेट ठीक है। चेक कर सकता हूँ या आपका भी कर सकता हूँ? ये अपने ही आप चेक कर तो आप अपनी बुक्स अपनी आप ही मेंटेन कर सकते हो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होगे। दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं है, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो आपको तो आपने 1,000 का इन्वॉइस भेजा, उसने 10,000 का गलती से एंटर कर दिया, तो आपको तो मतलब ही नहीं, उसने डाला ही नहीं डाला, आपको पता ही नहीं है। तो आपको अपना ही देखना है खाली। क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है, आगे जीएल मेंटेन करने के बाद आगे चलते हैं। ये दूसरा ऑप्शन जो हमने भी किया था OB40, इसमें खाली जीएल का मेंटेन किया था। ठीक है, और देखते हैं, मैं और डॉक्यूमेंट देखता हूँ और ये वाला पूरा हाँ। डॉक्यूमेंट है। पुनीत सर आप कह रहे थे कि टीसीएस का मैं वो दूंगा, मतलब कि जब आप टीडीएस का टॉपिक बता रहे थे तो हम्म, आपको टीडीएस शेयर करूंगा, तो ये टीसीएस की वही पीडीएफ है क्या जो आप शेयर ये करना चाह रहे वही है हाँ। यहाँ पे जो है ना TCS कॉन्फ़िगरेशन, ये वही है। बट आप अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे, ले तो लो, बट अभी आप ना ना करो, ज़्यादा बेटर है। पहले आप जो चीज़ें कर रहे हो उनको कर लो ढंग से, क्योंकि इंटरव्यू में TCS मेरे ख्याल से 100 इंटरव्यू दोगे ना तो एक बंदा पूछेगा। और अगर आपको कभी प्रोजेक्ट पे काम करने को मिल जाएगा तो आपको तब भी गूगल ही करना है। बट जो चीज़ें कर रहे हैं उनके बारे में हर इंटरव्यू में पूछा जाता है ज़्यादातर। जीएसटी में तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जीएसटी बैंकिंग हो गया, वैलिडेशन सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें। एक सेकंड, ये पूरा प्रोजेक्ट का है क्या? एक सेकंड, हाँ ये पूरे प्रोजेक्ट का ही है, इसमें देखिए जीएसटी का कहाँ पे है। ये पूरा जीएसटी का नहीं है, इसमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, जीएसटी से पहले का है सर। स्टैंडर्ड विदहोल्डिंग टैक्स, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये इसी प्रोजेक्ट को शायद बनाएंगे, ठीक है इसमें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस प्लेस बनाया कि कितने बिजनेस प्लेस है हमारे पास। यहाँ पे एक तमिलनाडु का बिजनेस प्लेस था। यहाँ पे अपना टैक्स नंबर 3 फील्ड, मुझे भी याद दिलाना, मेरे को आपको टैक्स नंबर 3 फील्ड बतानी है कस्टमर और वेंडर में, जीएसटी के लिए होती है। तो बिजनेस प्लेस बनाओगे तो यहाँ पे भी टैक्स नंबर 3 फील्ड दे रखी है। ठीक है,
फिर अपने अपने प्लान डिसाइन कर दिया कंपनी कोड बिजनेस प्लेस के साथ। मतलब सर समझे नहीं, मतलब वो तो है ना, वो तो डिस्कशन किए थे ना, और कुछ रह गया था क्या? टैक्स नंबर रह नहीं 3। गया था, वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा होगा तो वो मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ कि रियल टाइम जो हमने सिस्टम बनाया था, तो हमने ओके ओके। ये कॉन्फ़िगरेशन करी थी, क्योंकि हम अपना बिजनेस प्लेस के अंदर मैंने टैक्स नंबर 3 डाला नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई आपको समझाने का वो नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर आपको कभी काम करने को मिले तो आपको टैक्स नंबर 3 पता हो किस लिए होती है। ओके क्योंकि ओके। जीएसटी के लिए होती है टैक्स नंबर 3 बिजनेस प्लेस के अंदर। और जब बिजनेस बिजनेस पार्टनर वेंडर कस्टमर जब हम बनाएंगे, उसमें भी फील्ड जो होती है एस4 में थोड़ा डिफरेंट वे है। ईसीसी में तो डायरेक्टली लिखा होता है टैक्स नंबर 3, बट एस ये ईसीसी का सिस्टम ही है, तो इसमें मैं आपको कस्टमर वेंडर का दिखाऊंगा अगर मेरे को स्क्रीनशॉट लिया होगा। बट एस4 में थोड़ा टेक्निकल डिफरेंट है, तो मैं वो आपको सिस्टम में दिखा दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन में और स्टेप होते हैं। बिजनेस प्लेस को असाइन कर दिया प्लांट के साथ, अकाउंट की हमने बनाई थी, ये सारी अकाउंट की बनाई हमने, मतलब जो भी हमने बनाई, डिडक्टेबल या नॉन डिडक्टेबल, उसके अंदर जीएल मेंशन कर दिए। ये टेबल है, अगर आप बिजनेस प्लेस वाइज, मतलब यहाँ पे आपको टेबल में सारा डेटा दिख जाएगा, इस वाली टेबल में T030K में ये जो मेंटेन है ना। तो बिजनेस प्लस किसको असाइन किया जाता है? बिजनेस प्लस असाइन बिजनेस प्लस टू प्लान को, प्लान प्लान कंपनी प्लान कोड। प्लान प्लांट प्लांट कंपनी कोड से तो साइन होता ही है, बट जीएसटी के कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्लांट के साथ मैंने बिजनेस प्लेस असाइन किया। तो प्लांट भी क्रिएट करना पड़ेगा। परचेज वाला को काम है, तभी नहीं बता सकता ना मैं सारी चीज़ें। परचेज वाला को काम है प्लांट बनाना, तो प्लांट ऑलरेडी था, कंपनी कोड तो हम नहीं बनाते हैं, बिजनेस प्लेस हमने बनाया, हमने असाइन कर दिया। लेकिन बिजनेस प्लस हम कंट्री का असाइन किया है, कोई नहीं प्लांट नहीं, तो प्लांट को कंपनी कोड किया है, असाइन। यहाँ पे देखो ना साफ लिखा हुआ है असाइन बिजनेस प्लेस टू प्लांट। हाँ सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपना जो हम किए थे ना, वो बिजनेस प्लस को हमने कंट्री क्यों, इंडिया को असाइन किए थे। वो विद होल्डिंग टैक्स में किए होंगे सेक्शन कोड को। ओके। सेक्शन कोड है बिजनेस प्लेस अलग है, सेक्शन कोड विद होल्डिंग टैक्स के लिए, बिजनेस प्लेस जीएसटी के लिए। पूरी कॉन्फ़िगरेशन यही है, सिंपल। कंपनी कोड के अंदर आपने बिजनेस प्लेस बनाया, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला, फिर बिजनेस प्लेस को प्लांट के साथ असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमने अकाउंट की बनाई हमने, यहाँ से जीएल आता है, यहाँ पे जीएल डाल दिए। इन सब की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे जाके सेव होती है? T030K में, यहाँ पर। ये हमने उनको देना था कि हमें सारी जीएल मेंटेन कर दिए, तो हमने टेबल का स्क्रीनशॉट दिया। भी सर ये क्लियर वाली है? पीडीएफ जो आप बता रहे हो ना, ये भी पीडीएफ शेयर कर देना सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये भी कर दूँगा। अब कंडीशन टाइप बनाई, जो मैंने आपको बताया कि एक्सेस सीक्वेंस जिसके अंदर हम डालते हैं, ये मैंने बना दी। एक का देखो यहाँ पे हमने एक्सेस सीक्वेंस लिया JGSI के अंदर 3 टेबल है, ये सारी मैंने उसको टेबल का वो निकाल के दे दिया। टेक्स्ट प्रोसीजर बनाया, अब टेक्स्ट प्रोसीजर हमने बनाया ZTXINN, ये हमारा प्रोसीजर बना था पूरा। अब देखो, अब ये बना पूरा प्रोसीजर। अब आप देखो, पहले आपको वहाँ पे इजी लग रहा था, अब देखो कितना बड़ा प्रोसीजर बन गया। पर सबकी, इसलिए ये अभी भी इजी है क्योंकि सबकी कैलकुलेशन जो है 100 नंबर पे ही हो रही है, बिकॉज दैट इज बेस अमाउंट। तो कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। जब आप बनाने बैठोगे तो आपका शुरू करोगे 3 लाइन से, 4 लाइन से, फिर करते करते 15-20 पे आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप 15-20 का 50 भी कर लोगे, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रटिफिकेशन है, तो फिर आप पूरा नहीं कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन सर इतना इतना क्यों, मतलब ये तो। सिनेरियो थे उनके बिजनेस में। ये देखो यहाँ पे सेंटर, ये इनपुट का बना, ये वाले 4, फिर एक इंपोर्ट का बना, फिर एक आरसीएम का बना, फिर हाँ। यहाँ पे नॉन डिडक्टेबल के बने, फिर आउटपुट के बने, फिर यहाँ पे हम्म, आरसीएम की कंडीशन बनी, आरसीएम में नॉन डिडक्टेबल बने। ये बिजनेस टू बिजनेस सिनेरियो होते हैं। वो मटेरियल के ऊपर, मतलब सिचुएशन के बहुत ऊपर सारे बनते हैं। बिजनेस के साथ आपको डिस्कशन करने पड़ते हैं, तभी मैं कहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन करना मुश्किल नहीं है, बिजनेस का डिस्कशन करके चीज़ें निकलवा के समझना मुश्किल है। सही बात है। दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको थोड़ा एक्शन में एक दो चीज़ बताता हूँ। एक कंसल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन पर्सन, दूसरा कंसल्टेंट। सब मुझे इसमें डिफरेंस बताओ। सर कंसल्टेंट जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो गो अहेड। सर कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है, जो ऊपर ऊपर से कॉन्फ़िगर करती है। फॉर एन एग्जांपल,
मेरे को बताया कि यार ये करना है, ऐसे से करना है, और ये अपना प्रोसेस डिफाइन कर दिया और अपना जो वैल्यूज जो है जो कॉन्फ़िगर कर दिया सिस्टम। लेकिन कंसल्टेंट क्या होता है सर? कंसल्टेंट आपको उसके लूप होल्स भी बताएगा साथ के साथ कि आपका इससे क्या बेनिफिट होगा और इससे आपका क्या बेनिफिट नहीं होगा, ये आपको कहाँ चीजें जाके फंसेगी, मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें ओवरव्यू देगा कि इसका आपको कैसे सिनेरियो चलेगा और इसका क्या लूप होल्स होगा और इसका क्या नहीं लूप होल्स होगा। वो आप मेनली लोग कंसल्टेंट आप लोग क्या बनना चाहते हो, कॉन्फ़िगरेटर या कंसल्टेंट? कंसल्टेंसी। सभी लोग। कॉन्फ़िगरेशन का है, मैं बोलते कॉन्फ़िगरेशन समथिंग टेक्निकल, एक टेक्निकल सेकंड, कॉन्फ़िगरेटर, नॉट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेटर। कॉन्फ़िगरेटर। ये होता है टेक्निकल और होता है टेक्नो फंक्शनल। हाँ, टेक्नो फंक्शनल। इसको फंक्शन समझ में आता है, डोमेन समझ में आता है, प्लस टेक्निकल भी समझ में आता है। बनना को क्या चाहते हो, कोई भी, चारों चारों लोग बताओ मुझे, कौन, मुझे बताओ पहले तो। रुक जाओ। सागर कंसल्टेंट। कंसल्टेंट, ठीक है, रुको। संतोष जी आप बताओ। मैं तो सर कंसल्टेंट मिलता है चांस। सुरेंद्र। 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 सुरेंद्र जी, कहाँ मैं कंसल्ट, सर क्या बनने जा रहे हो? सर जो बोलेगा बन कॉन्फ़िगरेटर जाएगा। करोगे? कॉन्फ़िगरेटर करोगे? करो सर एक बार। हाँ, ठीक, करो एक बार, आपको लॉजिक नहीं पता मतलब। लॉजिक पता है मेरे को, मैं समझना चाह रहा हूँ इसे। चल, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, अगर आप यहाँ पे गलत बोलने का कोई फायदा नहीं फिर आपका। नहीं, कोई नहीं सर। चंद्रशेखर जी आप क्या बनोगे? किस चीज को बनने को ट्राई करोगे? हाँ सर। सॉरी, कंसल्टेंट। ठीक है। अब देखो, कॉन्फ़िगरेटर वो होता है जो खाली सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जानता है। जैसे अभी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, ये सब चीज़ों की जो हमने दिखाई, मैंने आपको ये पूरा बना दिया। सपोज बिजनेस कुछ अलग सा आ गया, या बिजनेस कुछ डिफरेंट सा है, कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो समझ नहीं पाएगा कॉन्फ़िगरेटर। कॉन्फ़िगरेटर को पता है कि यहाँ पे टेक्स्ट प्रोसीजर असाइन करते हैं, यहाँ पर हमारे जीएल क्रिएट होते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कोड क्रिएट होते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन डालते हैं, यहाँ पे वी का मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है कॉन्फ़िगरेटर। जिसको पता है मेरे को सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करनी आती है, बट उसको बिजनेस समझना नहीं आता। उसको बिजनेस समझ नहीं आता पूरा। पूरा तो नहीं आता, सबको धीरे धीरे आता है, बट जो बिजनेस समझने पे ध्यान कम देता है और कॉन्फ़िगरेशन करने में ज्यादा ध्यान देता है, तो वो होता है कॉन्फ़िगरेटर। तो सागर जी, सुरेंद्र जी, आप बन लो कॉन्फ़िगरेटर। ठीक है अब सर। जो कंसल्टेंट होता है उसको दोनों चीजें आती हैं। वो होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन प्लस बिजनेस, दोनों चीजें समझ आती हैं, दोनों चीजें पता है। बिजनेस के बाद साथ जब वो डिस्कशन करता है तो उसको समझ आता है कि हाँ, इनका बिजनेस क्या है, अब हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बट जो कॉन्फ़िगरेटर है उसको पता तो है, पर जब वो बिजनेस नहीं समझ पाएगा ना, तो हो सकता है वो गलत ही कॉन्फ़िगरेशन करेगा, और फिर बार बार चीजें चेंज होंगी, फिर बार बार डिस्कशन में जाना पड़ेगा। वो होता है कॉन्फ़िगरेटर। तो अगर आपको अच्छा कंसल्टेंट बनना है, तो आपको ये वाला पार्ट पहले करना है, बिजनेस वाला। मतलब आप नॉर्मली मार्केट में जाते हो, चीजें परचेज करते हो, तो आपको वहां समझ आना चाहिए कि मैं ये ले रहा हूँ, मैंने इस पे टैक्स इतना दिया, अब ये टैक्स जमा करेगा, ये टैक्स इसके पास नहीं जाएगा, अभी मैं तो पे कर रहा हूँ इसे, इसके बाद इतना अमाउंट आएगा, इतने अमाउंट के बाद इसका टीडीएस भी कटेगा, फिर लास्ट में आईटीआर होगी। बिजनेस समझ आना चाहिए। हाँ भाई। और ये तो अच्छा क्या कह क्या कह रहे चंद्रशेखर जी? लंच पैकेट बुक तेगिದ್ರೆ बुक ತೆಗೆದು इतने ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು नहीं, तो किसी और से बात कर रहे हैं, इनको नोट करके देखते हैं। चंद्रशेखर हाँ ठीक है। म्यूट हाँ, तो मार ये तो दीजिए। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया कि बिजनेस ऐसे समझना चाहिए, बट अगर आप किसी कंपनी का बिजनेस समझोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे। जैसे अब जब इस प्रोजेक्ट पे हम कर रहे थे, तो अगर आप देखोगे तो अभी हमने टैक्स प्रोजेक्ट जो बनाया था, हमने टैक्स सिस्टम में, वो इजी था या ये इजी है जो हम यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको? देखिए, कॉन्फ़िगरेटर इज ऑलवेज इजी, लेकिन हम्म। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपका बिजनेस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो जितना पुनीत सर, एक्सपीरियंस होता है, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, जीएसटी आ तो गया, लेकिन सर एक पूरा दोबारा से एक सिनेरियो चला सकते हैं स्टार्टिंग से एक पूरा प्रोसेस। मैं एफ आई पोस्टिंग कर सकता हूँ, बिकॉज एस डी का एसओ मुझे नहीं बनाना आता, क्योंकि वो सेल्स वाला काम है, और
उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सिस्टम में नहीं होगी। परचेज का पीओ, परचेज की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी तो पूरा साइकिल नहीं चला सकते। हाँ, मेरे पास अगर अगले हफ्ते कोई सिस्टम आ जाता है, जैसे ये वाला सिस्टम, तो अगर तुमने वैसे हैंड ओवर कर दिया है, तो मेरे ख्याल से ट्यूसडे को शायद कोई सिस्टम आएगा, तो नेक्स्ट वीक मैं आपको तब सिस्टम में जो परचेज ऑर्डर या पीओ बने होंगे उसके अंदर बता दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या फील्ड जो है आपके काम की है। वैल्यू कैसे पिक होगी सर, हाँ वो हाँ, चीज वही मैं थोड़ा कह रहा हूँ, वो भी। वही मैं कह रहा हूँ। अगर कल मेरे भी पास आप टैक्स डाल रहे थे ना, वो सिस्टम एरर दे रहा था, उठा नहीं रहा था, वही चीज सर वो तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो नॉर्मल है ना, वो तो एफआई का काम था। हमने इशू आया, हमने इसको ठीक किया। हाँ देखो, आप जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे सिस्टम में, टेस्टिंग करोगे, तो आपको 50 इशू आएंगे। अभी मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा था, मैं अभी ग्रीस का इन्वॉइसिंग कर रहा हूँ, 2.5 महीने से कर रहा हूँ। 10 मार्च के आसपास मैंने शुरू किया था और अभी तक चल रहा है, वो तो 2.5-3 महीने हो गए हैं। उसमें 50 इशू आए हैं, 50 एरर आए हैं। और अभी तक भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी मैंने उसकी डेडलाइन जो दी है ना उनको, मैनेजमेंट को, 31 जुलाई दी है। और 31 जुलाई तक भी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इश्यूज नहीं आएंगे, अगर कॉन्फ़िगरेशन पता है तो इश्यूज आएंगे। आपको, अगर आपको याद है तो आप फ्रीक्वेंटली इजीली चले जाओगे, अगर आपको याद नहीं है तो गूगल करोगे। इश्यूज तो आएंगे आएंगे। अब अगर इश्यूज नहीं आएंगे तो ये जो हमने प्रोजेक्ट हमने किया था, हमने इसको किया था मेरे ख्याल से 3-4 महीने के अंदर। अगर इश्यूज ना आते तो 1 महीने में हो जाता। तो इश्यूज तो आएंगे, बिजनेस अलग अलग होगा, समझना पड़ेगा आपको, बना तब उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अभी? बाकी एफआई की पोस्टिंग अभी और भी करेंगे, अभी ऐसे नहीं कि एक ही कर दी। बट जीएसटी पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा टॉपिक है, मार्केट में पूछा जाता है। ठीक है, फिर हमने प्रोसीजर जो बनाया उसको असाइन कर दिया अपनी कंट्री के साथ। फिर जीएल बनाए हमने, जितने जीएल चाहिए हमें। देखो यहाँ पे सारे जीएल बने हुए, आउटपुट के, आरसीएम के और इनपुट के भी होंगे। फिर हमने बनाए टैक्स कोड, FTXP। टैक्स कोड के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन दिया कि ये टैक्स कोड किस चीज़ के लिए है। CGST 2.5% के लिए है, इनपुट परचेज के लिए है, तो डाल दिया। अब पर यहाँ पे हमने परसेंटेज भी डाल दी। अगर मैं यहाँ नहीं डालता तो कहाँ पे डालनी चाहिए मुझे? अगर मैं FTXP में परसेंटेज नहीं डाल रहा तो कहाँ पे मुझे अपडेट करनी चाहिए परसेंटेज? VK11। FE11। VK11 में तो करेंगे करेंगे सेल्स के लिए। हाँ, बट अगर मैं FI की पोस्टिंग कर रहा हूँ मैनुअली, मैंने यहाँ पे नहीं डाली, तो FE11 में डालूंगा तो वहाँ से पिक कर लेंगे। F11। ठीक है, ये हमने टैक्स कोड बनाया। मैं टैक्स कोड भी दिखाता हूँ आपको कि कितने टैक्स कोड बने इनके बिजनेस के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। देखो, पहले परचेज के कितने बने। परचेज के बने मेरे टैक्स कोड 26 टैक्स कोड बने मेरे परचेज के। इसमें मैंने डाला ये डिडक्टेबल है, नॉन डिडक्टेबल है, इसकी क्या क्या परसेंटेज है। जैसे इसमें CGST SGST है, IGST में 5%, UGST, तो ये मेरा CGST और UGST आ गया। फिर मैंने, ये क्या है, ये मैंने GL नंबर थे मेरे, ठीक है, इनपुट के लिए CGST SGST IGST के अलग अलग GL बनाए। ठीक है, अब आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट के GL बने मेरे 12। 26 + 12 हो गए आपके 38, उसके GL ये रहे। फिर आगे RCM के टैक्स कोड, RCM के अंदर बने मेरे 24। फिर इनपुट के टैक्स कोड, ये तो वहीं हो गया था, चलिए ये दोबारा है 26 आउटपुट के डुप्लीकेट। तो देखो 40-50 टैक्स कोड बने, और ये भी तो खाली इंडिया के लिए है। जब आप कभी यूरोप की कंट्री के लिए काम करोगे ना, तो 200-200 300-300 टैक्स कोड बनाए हमने। और अभी भी बना ही रहे, क्योंकि अभी मैं यूरोप के प्रोजेक्ट ही। तो इंडिया का इजी है, यूरोप का इसलिए कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है बिकॉज इंडिया एक कंट्री है, यूरोप के अंदर 30 कंट्री है, 35 32 24 27 है, जितनी कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है। तो जब यूरोप के प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे काम जो होता है ज्यादातर, मतलब बड़ी कंपनी है, वो सभी कंट्री उसके अंदर ही होती है यूरोप में। अगर आपको किसी एक ही कंट्री का काम करना है तो फिर आपको शायद कितने टैक्स पे बनेंगे, नॉर्मली 40-50। बट कंट्री वाइज आपके बहुत सारे हो जाते हैं फिर। ठीक है, अब हमने अकाउंट की के अंदर GL डाल दिया था, और कुछ OB 40 में किया था, डिफाइन टैक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो, अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, अब आपको मास्टर डेटा भी तो पता होना चाहिए कि मेरा क्या क्या मास्टर डेटा जो होता है वो करेक्ट अपडेट होना चाहिए, तभी मैं पोस्टिंग करूंगा तो सही टैक्स कोड आएगा, सही परसेंटेज आएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं टैक्स डिफाइंड टैक्स रेलिवेंसी मास्टर रिकॉर्ड। ये वैसे SG के थ्रू का काम है, तो ये अभी आपको समझ आएगा नहीं वैसे। कस्टमर टैक्स, मटेरियल टैक्स जो मैं आपको बता रहा था,
CTC MTC, कस्टमर टैक्स क्लासिफिकेशन, मटेरियल टैक्स क्लासिफिकेशन। तो इसको स्किप कर दो, आपको भी समझ नहीं आएगी। पर हमने बनाया, हमने इसको यूज किया मटेरियल के अंदर और कस्टमर मास्टर के अंदर। सर एक आरसीएम का केस भी करके दिखा देना। RCM के केस के लिए चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम में करके दिखाएंगे। अब ODN की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ODN का मतलब होता है कि एक सीक्वेंशियल नंबरिंग बिजनेस फेज वाइज। तो ये किसी किसी कंपनी में यूज करते हैं, नहीं तो वो अपना बाद में GST के टाइम पे अपडेट करते हैं। अब ये टेबल, ये पूरी ODN की कॉन्फ़िगरेशन है। इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको रहने दो। GST समझो खाली अभी। इसको मैं स्किप करता हूँ। हम्म, ये भी रोलिंग टैक्स आ गया। अब मैं मास्टर डेटा बताना चाह रहा था आपको। मास्टर डेटा होना चाहिए इसमें थोड़ी सा। ठीक है, अब आते हैं GST नंबर फील्ड फॉर कस्टमर। मास्टर डेटा क्या क्या होता है कस्टमर के अंदर या वेंडर के अंदर? टैक्स नंबर 3, ये ECC में टैक्स नंबर 3 फील्ड है। आपने कस्टमर डाला, आप यहाँ पे कंट्रोल टैब में गए, कंट्रोल डेटा में यहाँ पे टैक्स नंबर 3 है, यहाँ पे आप GST नंबर डालते हैं। यहाँ पे टैक्स नंबर 1 2 3 आ रहा है। 3 में इंडिया का जाता है, 1 में यूरोप की कंट्रीज का जाता है, जा रहा है। ECC में एज पर आना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं। अगर आप GST की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और अगर आपको GST काटना है किसी वेंडर कस्टमर में, तो आप उसका GST काटोगे तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि वो GST पे रजिस्टर्ड है या नहीं। ये भी पता होना चाहिए कि वो GST रजिस्टर्ड है, या वो कंपनी है, या वो एक्सपोर्ट का वेंडर है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए SAP ने मास्टर डेटा के अंदर टैब दे रखा है, वो दिखाता हूँ मैं। देखो, ये ये वाला टैब है, वैसे सिम वाला टैब ECC में। मतलब यहाँ पे हमने फील्ड में, जो मैं आपको बता रहा था ना, फील्ड ऐड रिपोर्ट में ऐड भी करी है फील्ड। वाली फील्ड कहाँ गई? वो पैसिव प्रोसीजर ये वाला है, ये MM वालों का, SD वालों का काम था। ये SD वालों का काम चल रहा है। अब देखो, यहाँ पे ना जब आप ECC में जाओगे तो आपको सिम टैब डिटेल दिखेगा यहाँ पर। ये है, जब भी आप मास्टर डिटेल डालोगे यहाँ पे आपको सिम डिटेल दिखेगा, मतलब जो कस्टमर WST डालोगे। टाइम पे भी था। हाँ, वो मैंने आपको दिखाया था। बट उसके अंदर GST के लिए कौन सा टैब है? GST डिटेल का। GST डिटेल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप डालोगे, यहाँ पे उसका TDS नंबर, आधार नंबर, ये सब चीज़ें डालोगे आप। इसका कस्टमर एंड वेंडर का दोनों का। हाँ, दोनों का डाल सकते हो, जो भी आपको तो देगा, ये, उस जिसके पास हाँ, होगा। गॉट इट। एंड ये एस्पेराना में सर कहाँ करना पड़ेगा ये? लाइक WST में हम करते थे, BP में करते थे, यहाँ हाँ पे जाके BP में करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो अभी उसमें भी देखेंगे एज पर आना है। मैं अभी आपको ECC में मास्टर डेटा दिखा रहा हूँ। तो हो सकता है आप कभी अगर आप ECC में काम करो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे करना है। ठीक है, अब मैं आपको मास्टर डेटा दिखाता हूँ उसमें।
S4 देखो आइडेंटिफिकेशन में जाओगे, उसमें स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आता है कैटेगरी। यहाँ पे हम डालते हैं जीएसटी नंबर या कोई भी टैक्स नंबर किसी भी कंट्री का। तो एसएपी ने बिजनेस पार्टनर में थोड़ा डिफरेंट वे में दिया है। वहाँ पे हमें दिखा था टैक्स नंबर 1, टैक्स नंबर 2, टैक्स नंबर 3, लाइक दैट। बट एस फोर हाना में आपको यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दे दी है कैटेगरी। अब आप इसको ओपन करो, तो हर कंट्री का टैक्स नंबर दिखा देगा यहाँ पे। अब इंडिया का देखो कि जीएसटी नंबर कहाँ है। IN से होगा, देखो IN3। और यहाँ पे IN3 करो और यहाँ पे टैक्स नंबर जीएसटी नंबर डालो। क्लियर? लाइट डब्ल्यू में हम प्रॉब्लम ये था सर कि अगर हम उनका टीन अपडेट नहीं करते हैं तो सिस्टम वाज नॉट अलाउइंग अस टू प्रोसेस बिलो 18%, राइट? नहीं नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें आपको खुद लगाना पड़ेगा वैलिडेशन कि अगर अच्छा। मेरा जीएसटी नंबर मेंटेन नहीं है तो। और भी चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर मुझे पहले वो टैब देखने को बड़ा टाइम हो गया, इसको यूज़ नहीं किया मैंने। ऐसे कि GT ऐसे GST नहीं। मैं पहले कॉम्बिनेशन बताता हूँ। मतलब ऐसा वैलिडेशन कई जगह पे एससीपी ने दे रखा है, वो आपको लगाना पड़ता है, अगर नहीं दे रखा। तो सपोज मैं कह रहा हूँ जीएसटी का रजिस्टर्ड वेंडर है, हम्म। रजिस्टर्ड वेंडर है। अगर रजिस्टर्ड वेंडर है तो जीएसटी नंबर जरूर अपडेट होना चाहिए यहाँ पे मेरे पास। यस, नो, मे बी करेक्ट। यस। करेक्ट। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर होना चाहिए। एक केस ये हो गया, एक केस हो गया। Sorry, यहाँ पे जीएसटी नंबर मैंने अपडेट नहीं किया। मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ। ये फॉर्मेट होता है जीएसटी का। पहला जो दो कैरेक्टर होते हैं स्टेट के होते हैं। सपोज दिल्ली के हो तो 30 होगा, या 07 जो भी होता है। फिर पैन नंबर और लास्ट के 3 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया, बट ये मेरा ये वाला रजिस्टर्ड केस है तो ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे डाल ही नहीं रहा जीएसटी नंबर और ये मेरा रजिस्टर्ड वेंडर है, तो आप कह रहे हो यार मेरे को एरर देना चाहिए सिस्टम में, एरर नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो आपको लगाना पड़ेगा वैलिडेशन। आपको कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड के लिए मेरे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। अगर होना चाहिए और नहीं डाल रहे हो तो उसके लिए फिर आपको एरर आना चाहिए। क्लियर? यस, अंडरस्टूड। नो, मे बी। जी सर, अंडरस्टूड। ठीक है, वो उसको देखते हैं जीएसटी नंबर के कहाँ। ये जैसे ये आपने जीएसटी नंबर डाला है टैक्स नंबर 3 में, INZ3 में। ऐसे हम यहाँ पर फील्ड होती है जहाँ पे हम बताते हैं कि ये मेरा वेंडर रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है, SCZ में है या इम्पोर्ट है, ऐसे है। वो मैं देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रही, गूगल करना सर एक पड़ेगा। और बात पूछना था। हाँ जितना हमारा वेंडर क्रिएट हुआ है, राइट, हाँ कस्टमर क्रिएट हुआ है, हाँ उनका मैं डिटेल्स जानना चाहता हूँ। आई नो देयर इज अ टेबल हाँ LFA1, LFA B1 जो है कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन और कोई ठीक कोड नहीं होगा सर? नहीं नहीं, अगर आपको बल्क में डेटा चाहिए तो आपको टेबल में जाना पड़ेगा। आपको एक कस्टमर का चेक करना तो टी कोड में जाना पड़ेगा। जैसे कि हम FBL1N में वेंडर का रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, ऐसे में कस्टमर का नहीं, मास्टर ऐसा डाटा कुछ कोई डाउनलोड करना नहीं, नहीं ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। जो रिपोर्ट होती है वो होती है ट्रांजेक्शनल भी। मास्टर डेटा की कोई रिपोर्ट नहीं होती। अगर मास्टर डेटा की रिपोर्ट चाहिए तो आपको टेबल में जाना पड़ेगा। अगर आप कहोगे मुझे टेबल में नहीं जाना, मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो आपको रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, एबेपर से डेवलप करवाना। है। सर क्या MD5S का रिपोर्ट है, वो क्या है सर? एक सेकंड, क्या है MD?
NB5S। एस हाँ। GRIR बैलेंस, जो भी आप परचेज करते हो तो सबसे पहले GRIR का बैलेंस, वो GL यूज होगा, तो उसके लिए है। ये MM वाले यूज करते हैं लोग। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मेरे को फील्ड याद नहीं आ रही डीप में काम करते क्या हम। यहाँ पर टैक्स नंबर दे दूंगा। हमें GST पेमेंट करके पेमेंट करना था, एक एंट्री हम्म पोस्ट करके नेट आज नेट आज करके। लग आज लग नहीं रहा, क्योंकि इसी में निकल जाएगा, तो अगली क्लास में ही कर पाएंगे। और अगली क्लास में वो RCM का भी करेंगे, और वो फील्ड भी ऐड करनी है, क्योंकि अब ये सारा बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ हो गई हैं। तो GST के मेन मेन सारी चीज़ें हो गई हैं, अब कुछ बचा नहीं है GST में। प्रोजेक्ट में जाओगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि जो मैंने किया था वही है। वो आपको बिजनेस के समझने के बाद समझ आएगा कि है। पर हाँ, FI वालों का काम ज़्यादातर आपको माइंड में है कि क्या करना होता है, बट बिजनेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस होंगे। हम्म, पुनीत सर, एक कंट्रोलिंग एरिया वाला भी तो होता है ना टॉपिक, कंट्रोलिंग एरिया। बताइए क्या क्या होता है उसमें। नहीं सर, वो वाला कौन सा होता है जिसमें हम पर्टिकुलर, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बिजनेस, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम। एक हम्म होता है ना कि सर जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंस का हो गया, हम्म और सेल का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया। तो उसकी क्या बिलिंग होती है, किसका कितना उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ, कॉस्ट सेंटर उसकी बोल रहा है सर ये। कॉस्ट देखो, सेंटर, कॉस्ट सेंटर। आपके लिए बेसिक कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग एंड प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग जरूरी है, वो हम कराएंगे। अगर आप माइंड में आपके है कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग या प्रोडक्ट एनालिसिस, वो नहीं कोपा वो नहीं नहीं सीओ नहीं, वो सीओ का पार्ट नहीं होता है। कॉस्ट सेंटर। वो तो बहुत लेंदी हो गया सर, वो नहीं होगा। हाँ, वो मुझे आता भी नहीं। हम्म। मैं कराऊंगा तो मुझे आता भी नहीं है, मैंने कभी ली ही नहीं ट्रेनिंग, ना मैंने कभी सर काम कॉस्ट किया। सेंटर का कह रहा हूँ, हाँ, कॉस्ट सेंटर तो है, अगर आप इसमें भी देखोगे, इसमें देखो तो। का कह रहा हूँ सर, मतलब मेनली क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ। वो तो है कि अभी तक हमने नहीं करा वो, वैसे कई बार मैं शुरू में भी कराया तो, बट इसलिए भी नहीं कराता क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती थी, वो कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, तो ये है अभी। हाँ वो भी करना है ना सर, तो वो है ना अपने सर टॉपिक में। इसका आपने कहीं अनटिक कराया था ना, किसी एंट्री पे आया था, आपने कहा था ये बाद में देखेंगे, अनटिक करके चल रहे हैं, वो ध्यान नहीं नहीं आ रहा। नहीं एक नहीं नहीं जगह कराया था कंटिन्यू। आपने कुछ, मतलब प्रॉफिट सेंटर या कंट्रोल सेंटर में कुछ अनटिक करवाया था उस एंट्री पे कि ये मैंडेटरी है, बट अभी हम बाद में देखेंगे इसे। नहीं कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर कहीं कुछ तो नहीं। कहीं कुछ तो था। हाँ। नहीं, ये आता ही नहीं कहीं पे कुछ छब्बीस का। अच्छा, वो ये वाला टॉपिक है। था तो सर कुछ तो था। वो ये वाला है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। हो सकता है कुछ तो था, हाँ, ये हाँ। प्रॉफिट सेंटर के बेस पे होता है ये, हाँ हाँ। हाँ कुछ था, हाँ, मेरे को याद है, ये हाँ। वाला है जो शुरू शुरू में एरर आता है हाँ S/4HANA में। शुरू में आता था, आपने हटवाया हाँ था कि बाद में हाँ देखेंगे इसे। हाँ, ये बाद में देखेंगे, हाँ ये वाला हाँ टॉपिक है। हाँ। ठीक है, ये वापस चलता है। कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर का है क्या अपना सिलेबस में सर? हाँ हाँ, कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग करेंगे हम। ओके ओके। हम्म। आपका APP तो हो गया ना मेरे ख्याल से। नहीं ना सर। APP तो हो गया होगा मेरे ख्याल से, जब आपका AP कराया था, वो मैं बैंकिंग कराया था, आपने नहीं किया APP। नहीं नहीं वो सर, तो रह एपीपी गया। अभी स्किप हो गया था बीच में। अरे बड़ा पीछे चल रहे हैं हम तो, मुझे लगा था APP हो गया, आपका एसेट खत्म करके फिर मैं बाकी जो टॉपिक है छोटे छोटे वो नहीं खत्म सर, ये करेंगे। फिर वो ना जीएसटी पे आ गए थे, तो ये स्किप हो गया हम्म, था हमारा। नहीं वो AR तो हो गया ना, क्योंकि AR भी हाँ शायद हाँ, आप। एआर हो गया था सर, हो गया था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर GST खत्म होगा, फिर उसके बाद APP करते हैं फिर। जैसे मैं फिर देख लेता हूँ इसे गूगल करना पड़ेगा। सर ये जो आपने ये बताई थी वैलिडेशन की जीएसटी नंबर मैंडेट होना चाहिए, ये एफआई वाला भी लगा सकता है क्या? नहीं, ये नहीं लगा पाएगा नहीं कहीं पे। पाएगा ना, हाँ मैं बहुत नहीं देर से सोच रहा था कि इसके अंदर नहीं, लॉजिक बनाना पड़ेगा बहुत। लॉजिक बनाना पड़ेगा, और आपको लॉजिक एडेप्टर को देना है, और आपको OB28 में भी जाके नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो OB28 है उसमें जो फील्ड यूज होती है, टेबल यूज होती है, हम्म। BKPF, BSEC, मतलब ये दो टेबल यूज होती है मेनली। और जो मास्टर डेटा की टेबल जो आप सेव करते हो, मास्टर डेटा वेंडर का कस्टमर, उसकी टेबल यूज होती है LFA A1 B1 KNA1 तो सर हम KNB। ये वैलिडेशन तो लगा सकते हैं ना कि वो फील्ड ब्लैंक ना जाए, मतलब वो भी एग्जाम्पल के लिए। आप वो भी, मास्टर डेटा में लगा ही नहीं पाओगे। अच्छा वो भी है, अगर ठीक ब्लैंक है। ना जाए, वो तो आप फील्ड स्टेटस ग्रुप से कर सकते हो। ओके ओके फील्ड स्टेटस ग्रुप भी है वेंडर का कस्टमर का। ओके, हाँ ठीक है। मैंडेटरी तो वहां से कर सकते हो, बट आपको मैंडेटरी लॉजिक के साथ करनी है, वो आपका वेपर के साथ ही करनी पड़ेगी।
ठीक है। और उसको आप लॉजिक दोगे कि ये वाली फील्ड अगर ऊपर 1 है तो यहाँ पे मैंडेटरी होनी चाहिए, ऊपर 0 है तो ये नॉन मैंडेटरी होनी चाहिए, ऐसे कर। तो सर आजकल जो ये चैट जीपीटी चल रहा है वहां से नहीं हम बना के मतलब कुछ कर सकते हैं हेल्प इसके अंदर? कुछ नहीं कर पाओगे सही, नहीं चैट कर जीपीटी पाएंगे? अभी 4-5 साल मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कुछ। ठीक मेरे है, को। हाँ। लोगों की बातें तो चल ही रही हैं कि वो यूज करते हैं ये सब। हाँ मेरे को वही ना, हमारी कंपनी में भी ऐसे ही चल रहा है। मुझे नहीं एक लगता आधी सर। वैलिडेशन हमने भी लगवाई थी, बहुत प्रोजेक्ट में था, वो कुछ नहीं हुआ, फिर यूटिलाइज नहीं हुआ। हाँ तो जब मतलब अभी अभी नहीं हो सकता, मतलब फंक्शनल का काम तो मुझे वैसे भी नहीं, फंक्शनल का वैसे सबका काम डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, पर 4 की जगह 2 बंदे हो जाएंगे अगर कोई ऑटोमेशन होगा। बट हम एसएपी में तो पहले ही ऑटोमेशन करते हैं। अगर मुझे वेंडर 100 बनाने हैं तो मैं मैनुअल नहीं बनाता, मैं ऑटोमेशन करता हूँ उसका। तो बिजनेस कहता है कि मेरे को 50 वेंडर आएंगे, मैं एक एक करके डालूंगा तो मेरे को हफ्ता लगेगा। वो एक्सेल में डालता है, अपलोड करता है, हो जाता है। ये तो ऑटोमेशन तो पहले ही चल रहा है। यही ऑटोमेशन अब एआई के थ्रू करने की प्लानिंग चलती है, जिसमें वो टूल बनाते हैं। एक्सेल की जगह वो टूल बनाते हैं, वहाँ पे डिटेल डालते हैं और ओके करते हैं, वो मास्टर डेटा बन जाता है। फिर वहाँ फिर एसएपी की जगह उस टूल में एक्सेल अपलोड करने का ऑप्शन देते हैं। सर तो वो तो हम ज़्यादा, अभी भी कर रहे हैं ना। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो हम अभी भी कर रहे हैं। हाँ। क्या चेंजेस आएंगे वो अभी मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, बट कईयों की नौकरी में तो आएगा फर्क। बट मुझे हाँ इतना सर हमारी कंपनी में भी कह दिया ना कि फंक्शनल टेक्निकल काम भी करेंगे। हम तो वही टाइप कहने देंगे। से क्या हो जाता है सर, आज 10 साल हो गए टेक्निकल, मुझे आज तक नहीं आता कुछ। अरे सर आप F4 में हो ना, हमारी तो जिंदगी खराब की हुई है इन लोगों ने। तो आज B1 का पता नहीं, बट एज में मेरा मैनेजर मुझे बोलता है, क्योंकि वो उसको सब कुछ आता है कि टेक्निकल अब ऐप सीख ले, अब ऐप सीख ले। मैंने, मुझे समझ ही नहीं आती, बताओ मैं क्या करूँ। कई बार कोशिश भी करी है, बट ठीक है, जब आएगी समझ आएगी, कोशिश करते रहेंगे। कहाँ गया वो सर फील्ड वही में। वाली सर वही वाली चीज हो गई ना सर। अगर हम टेक्निकल सीखे तो जैसे आप बोल रहे थे कॉन्फ़िगरेशन और प्लस कंसल्टेंट, तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं तो हो नहीं नहीं, जाएगा लेकिन उसमें फिर आप पता नहीं है हो क्या हो पाएगा। जाओगे उसमें, टेक्नो, या तो टेक्नो कॉन्फ़िगरेटर बनोगे या टेक्नो हाँ, कंसल्टेंट बनोगे। टेक्नो कंसल्टेंट। कंसल्टेंट। हाँ टेक्निकल हाँ। फंक्शनल। सर आप वो मुझे लेआउट भी दिखाना चाह रहे थे, बहुत दिन हो गए, देख लो अब। सर अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालने का, मैं बिलीव नहीं करोगे। मैं फीको मॉड्यूल है जैसे हमारा ये, हाँ सर। एक फीका मॉड्यूल भी होता है। ठीक है। फीका, मुझे क्या भी है सर इसके फुल फॉर्म बताना सर? फाइनेंशियल क्या है सर? अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ओके। अकाउंटिंग। अब मैं वो सीख रहा हूँ बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट पे जरूरत है। वो ओके। उस पर मुझे काम नहीं करना, मतलब मुझे उस पर टैक्स का वो करना है। अब मेरे को तो फीको का पता है कि टैक्स प्रोसीजर से आता है, ये एक्सेस सीक्वेंस बनती है, ये कंडीशन बनती सर है। इसमें इसमें उसमें क्या डिफरेंस होता है मेनली, मैं फीको और मैं फीका में? मैं तो खुद सीख रहा हूँ अभी, मतलब उसमें वो यूटिलिटी या जहाँ जोन सी कंपनी में बहुत ज़्यादा बिलिंग होती है ना, वो वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे हम्म, एयरटेल ले लो, या रिलायंस का पावर वो ले लो, BSES ले लो, जहाँ पे हर बहुत सारी बिलिंग होती है, छोटी छोटी बिलिंग बहुत सारी होती है, बहुत सारे कस्टमर हो गए, तो वहाँ पे यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है वो मैं अभी सीखना, मैंने एक ही दिन हुआ अभी सीखना शुरू किया है, तो अब उसमें पता चलेगा। सर मतलब पेमेंट्स का ज्यादा यूज होता है, इनकमिंग आउटगोइंग पेमेंट्स और इनकमिंग लेजर्स। इनकमिंग इनकमिंग आउटगोइंग तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कुछ है वहाँ पे। मेनली इनकमिंग पेमेंट और कस्टमर बिलिंग के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर बिलिंग होती है। सर टोटल 17 स्टेप्स है जीएसटी में। सर ये आपके चलो 17 में हो गया, अभी आएगा एक वो काम आपके पास, ये वाला एसेट अकाउंटिंग। रुको, इसके स्टेप गिनो जरा। रुको, ये यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये तो चलो थ्योरी है, थ्योरी। यहाँ पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, मतलब 40 35 के अराउंड आपके स्टेप आएंगे ऐसा अकाउंट होगा। ओ बाप रे। और टेस्टिंग की अलग है, ये देखो अभी टेस्टिंग चल रही है, यहाँ पे जाके खत्म होगा। और टेस्टिंग के बाद ये रिपोर्ट, बेसिक रिपोर्ट दी हुई है मैंने। सर ये तो हॉट टॉपिक होता होगा उसमें इंटरव्यू के लिए। मैंने आपको बोल दिया फीको में एसेट अकाउंटिंग, जीएसटी और बैंकिंग, अगर वही ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपसे वो पूछ रहे हैं तो उनको पता है कि फिर APAR GL आता है, अगर आपने इनका आंसर दे दिया तो। बिल्कुल, GL इसी में यूज होगा, वेंडर कस्टमर इन्हीं में यूज होंगे, वो आपसे फील्ड स्टेटस इसी में पूछ लेंगे। तो जीएसटी, बैंकिंग और एसेट
और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, जो प्रॉफिट सेंटर अनटिक वाली बात कर रहा था सुरेंद्र, मुझे वो फील्ड ना मुझे मिल नहीं रही है इसमें। अच्छा, वो हम इस बिजनेस पार्टनर में नहीं डालते, वो यहाँ पे डालते हैं। देखो, जो मैंने क्या कंडीशन ढूंढ रहे आप, क्या कंडीशन ढूंढ रहे बनाई हैं, थी ना, जो क्या कह रहे हो क्या ढूंढ रहे हैं आप? कि मेरा वेंडर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ओके ओके ओके। उसके लिए तो मैं वही जीएसटी देखना। रजिस्टर्ड है कि नहीं है? हाँ, मतलब वेंडर जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो मुझे फील्ड नहीं मिल रही। एक सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन टैक्स नंबर डाल दिया। वेंडर है, कस्टमर है, कस्टमर है वेंडर, चलो कस्टमर नहीं, कस्टमर वेंडर ढूंढना होगा। ये सामने ये सब आपका क्या था, रोल एस टी पी आई थी ये, कंपनी कोड में गए, यहाँ पे आगे कर दिया। यहाँ पे 10 नंबर आता है, यहाँ पे आता है आपका विदहोल्डिंग टैक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन ये तो हमारा सेटअप है, हाउ टू आई मीन, बट इज इट पॉसिबल टू फाइंड वेदर द वेंडर द कस्टमर इज जीएसटी रजिस्टर्ड और नॉट? हाँ हाँ, वो फाइंड हो जाता है टेबल से। कोई भी चीज़ आप सिस्टम में करो, कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन करो, पोस्टिंग करो, मास्टर डेटा सेव करो, कॉन्फ़िगरेशन करो, वो किसी ना किसी टेबल में जाके स्टोर होगा। तो आपको टेबल पता होनी चाहिए अगर आपको कुछ भी ढूंढना है। और वो टेबल का एक्सेस करना है SC69 में? वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है टेबल का एक्सेस के लिए। कंसल्टेंट को तो ऑलमोस्ट सारे एक्सेस होते हैं, डेवलपमेंट सिस्टम में सारे होते हैं, क्वालिटी में भी ऑलमोस्ट सारे होते हैं, और प्रोडक्शन में व्यू के एक्सेस होते हैं। कई बार आपको एक आईडी दी जाती है, फायर फाइटर आईडी, उसके थ्रू जाते हो, उसमें आपको बताना पड़ता है। वो अलग बड़ी कंपनी का है वैसे, छोटी कंपनी में तो आपको आईडी दी जाती है और उसमें ऑलमोस्ट सारे एक्सेस दिए भी जाते हैं, नहीं भी दिए जाते तो आपको उस टाइम पे फिर लेने पड़ते हैं काम करने के लिए। गॉट इट। बिकॉज प्रोडक्शन सिस्टम आप कुछ भी नहीं करते। आपको अगर इशू रिजोल्व भी करना है तो पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा कि ये एक्सेस मुझे चाहिए, और कई कंपनियों में आपको पूरा एक्सेस दे देते हैं कि ठीक है, आप काम करो। वो वाली फील्ड मुझे मिल नहीं रही है, टैक्स जीएसटी वाली फील्ड वाली। ये जनरल डेटा में ही है, वेंडर कंट्री स्पेसिफिक, ये जो है ना एनहेंसमेंट करके या कुछ फील्ड होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पेन नंबर डाल सकते हो आप अपने। यहाँ पे आपने वेंडर टाइप बता दिया कि मैन्युफैक्चर है, ये सब चीज़ें, ये तो एमिंग का काम है वैसे। ये अगर मतलब मेरा, डब्ल्यूएसटी डिटेल्स एंटर करते हो? ओ पांच जो है, हाँ हाँ, समझ ये गया। वेंडर की डब्ल्यू एस डिटेल आ गई। अगर कोई हम्म, सी एस टी नंबर है, सर्विस रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ आ जाएगा। एक्साइज इंडिकेटर वेंडर, अगर कोई 100% टैक्स वाला है, 50% यहाँ आ जाएगा। बट एक फील्ड और है जो मैं अभी भी ये नहीं सब ढूंढ पाया। हमें अपडेट करना है, राइट? हाँ, बट ये अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जो फील्ड मैं ढूंढ रहा हूँ जीएसटी क्लासिफिकेशन की, वो नहीं मिल रही मुझे। मेरे ख्याल से या तो ये कोई चीज़ मिसिंग है, कोई नोट वोट मिसिंग है। लेकिन उसका जरूरत क्या है? मतलब उसका विदाउट ज़रूरत दैट यू ये कांट पोस्ट उसका जीएसटी ज़रूरत एंट्रीज? ये है
आपका वेंडर अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए यहाँ पर he has to अगर give क्या कह रहे हो? he has to give us the vendor has to give us हाँ होना चाहिए, मतलब देना चाहिए उसको। अगर उसने नहीं दिया तो आप तो बना दोगे वेंडर विदाउट जीएसटी नंबर, और फ्यूचर में आपको उसका क्लेम देना है कि मैंने इसका जीएसटी काटा है और मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, तो आपको मैं बताना पड़ेगा ना ये मैं जीएसटी जब दे रहा हूँ आपको गवर्नमेंट को, किसका काट के दे रहा हूँ मैं। अगर रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ऐसे ही दे दोगे, फिर तो वो क्लेम भी नहीं करेगा। जैसे मैं परचेज करने गया मोबाइल, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मेरे को जीएसटी नंबर नहीं देना, वो अपना जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। बट अगर इसलिए उसको हम मैं कंपनी हूँ, मैं उसके पास जा रहा हूँ कि मेरे को परचेज करना है फोन, मैं जीएसटी नंबर तुम्हें दे रहा हूँ बिकॉज इसका बेनिफिट मैं लूंगा जीएसटी का। तो वो जब पे करेगा ना गवर्नमेंट को तो बताएगा ये जो जीएसटी मैं पे कर रहा हूँ तुम्हें, ये जो जीएसटी का अमाउंट है इट इज अगेंस्ट दिस जीएसटी नंबर जो है एक कंपनी है उसमें। इसीलिए उसको अपना पता सुरेंद्र चलना पूछा चाहिए। था कि वैलिडेशन के लिए कि अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर मैंडेटरी होना चाहिए, अगर जीएसटी वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। तो फिर यहाँ पे फिल नहीं होना चाहिए, दूसरा वैलिडेशन हो गया। और अगर मेरा इंपोर्ट का वेंडर है तो मेरे को यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर के वालों के पास जीएसटी नंबर नहीं होता। ठीक है, वो मैं फील आपको बताऊंगा अगली में। बाकी मैं एक छोटा टॉपिक जो सुरेंद्र ने बोला था रिपोर्ट वाला, कि कैसे रिपोर्ट को चेंज वेंज करते हैं। सुरेंद्र, यही वाली वो रिपोर्ट की बात करते बता हैं, किसी भी रिपोर्ट को कैसे चीजें ऐड करते हैं, कैसे हाँ हाँ हटाते हैं। हाँ हाँ। देखो आपने कोई रिपोर्ट रन करी, सपोज हमने वेंडर रिपोर्ट करी, रन एग्जीक्यूट कर दी, आपके पास डेटा आ गया। आप कह रहे हो ये मेरे पास तो ये 3-4 लाइन आइटम ही आ रही है, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट डेट और अमाउंट ही आ रहा है, मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप यहाँ पे जाओ चेंज लेआउट में, जो भी लेफ्ट साइड में फील्ड है ना वो आपको दिख रही है रिपोर्ट में, जो राइट साइड में वो नहीं दिख रही। अगर आप चाहते हो वो भी दिखे तो आपको क्या करना है, सपोज आपने सेलेक्ट किया और इसको लेफ्ट साइड भेज दिया तो ये फील्ड अब आपको दिख जाएगी कंपनी कोड। और आपको चाहिए नहीं, मेरे को कंपनी कोड ना शुरू शुरू में चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर रखो तो अब ये सबसे ऊपर आ गई। फिर आगे और देखते हैं, ईयर मंथ भी ले आते हैं, अकाउंट टाइप भी ले आते हैं, वो सेंटर है नहीं, ठीक है ले आते हैं अभी। और टैक्स कोड ले आते हैं, विद होल्डिंग टैक्स अमाउंट ले आते हैं अगर होगा तो, वैल्यू डेट ले आते हैं अगर होगा तो। ठीक है, ये सारी फील्ड जो मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आऊँ अब वो आपको रिपोर्ट में दिख जाएंगी। कॉपी किया, देखो यहाँ पे सारी फील्ड आ गई बोली, ऐसे आ जाती है फील्ड। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये फील्ड हमेशा आए जब भी मैं रिपोर्ट रन करूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेव करना है। लेआउट को सेव करना, आपने नाम दे दिया सुरेंद्र, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ, अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। आपको दिख रही है वो डिटेल्स जो हम लेके आए थे। नहीं तो लेआउट चेंज करना पड़ेगा। लेआउट चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, क्या करना, सुरेंद्र वाला होना भाई आ गया। ठीक। अब कह रहे हो कि मैं फिर वापस बाहर गया और फिर दोबारा एग्जीक्यूट किया, फिर दोबारा नहीं आ रही। अब वो कह रहा हमें हूँ मैं सेटल डिफॉल्ट करना पड़ेगा ना सर। तो बाहर जाके से डिफॉल्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ओके। यहाँ पे सुरेंद्र डाल दो तो हमेशा आपको इस वाली रिपोर्ट पे हमेशा दिखेंगे। वापस जाओ, वापस आओ, आपको दिखेंगे। हाँ संतोष जी, आप कुछ क्या करें। नहीं नहीं वही मैं बता रहा था एंड हम ठीक, बात कर रहे थे कि वो जो सर एक मिनट वाला एक्सप्लेन रिपोर्ट कर दें उसके बाद वही क्या समझ में। क्या कह रहे हो। ये वाला सर स्टेप नहीं समझ आया जो आप कह रहे थे ना। एक तो आपने वो वो पॉइंट शो करा दिया जहाँ पे हिडन था या जो रिपोर्ट में मेरे को चाहिए थे, प्लस हम्म, आपने अभी कहा था ना कि यहाँ से मेरे को एक शिफ्ट यहाँ करना है, या कोई सा पॉइंट है जैसे अभी सुरेंद्र जी का लिया था तो वो शो नहीं होना चाहिए, फिर आपने डिसेटल रिपोर्ट एक बार वो समझा दी। तो मुझसे बोला मुझे नहीं समझा, कंट्रोल किया वो। सर अभी आपने सेटस डिफॉल्ट किया था ना, वो एक बार मेरे को समझ नहीं आया था, वो यहाँ ये पे दिख वाला, रहा है। एक तो सर ये तो आपने कर दिया कि यहाँ पे मेरे को शो कराना है, अब ये हाँ, स्क्रॉल कैसे होता है सर, मतलब ये नीचे आ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा? ये नीचे ऊपर, हम्म। ये देखो यहाँ पे पोजिशन लिखी है 1 2। अब ये 1 पोजिशन पे है, सेकंड पोजिशन पे है। आप इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, अच्छा। आगे पीछे हो जाएंगे आप। देखो स्टेटस यहाँ पे आगे आगे, कंपनी बाद में और आगे। ये जो और आप जो अभी बता रहे थे सुरेंद्र की क्या एग्जांपल दिया था आपने? मैंने लेआउट बनाया था कि अगर सपोज अभी देखो, वापस आके मैंने आया मेरे पास रिपोर्ट, एक सेकेंड, मेरे पास डेटा नहीं आ रहा, बट मैंने वो डेटा जो है एक लेआउट में सेव कर दिया, उसका नाम मैंने दिया सुरेंद्र।
तो फिर मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला लेआउट सुरेंद्र के नाम से, वो आ गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि हर बार अपने आप ही आए तो मैं बाहर लेआउट में सेलेक्ट कर लूंगा सुरेंद्र, अब अपने आप आएगा ऑटोमेटिक, मुझे बंदा बार बार सेलेक्ट नहीं करना। ये था। तो जो रिपोर्ट को आपको चेंजेस करने हैं वो आप चेंज से करें। सेव करना लेआउट तो यहाँ पे सेव है, और उसके बाद कभी भी आपको सेलेक्ट करना तो यहाँ से सेलेक्ट करो या बाहर से करो। और वो ठीक भी है, बता रहे थे ना कि कोई ऐसी फील्ड है जो इसमें है ही नहीं, हमें लानी है, वो बता रहे थे वो ना। बताएंगे, वो अगली बार बताएंगे। चलो ठीक। अब देखो, ये आपका आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 7236। आप कह रहे हो कि मेरे को इनको ना डॉक्यूमेंट डेट वाइज टोटल करना है कि कौन से दिन में कौन सा कितना अमाउंट है। तो दो आप है। इसको सब टोटल करेंगे। ठीक है, सब टोटल तो था ही ऑलरेडी, इसको डॉक्यूमेंट डेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो आप देखो डेट वाइज आपको ओके, अमाउंट दिख गया। डेट वाइज टोटल आ गया सारा। हाँ, डॉक्यूमेंट टाइप करना है, डॉक्यूमेंट टाइप कर लो, हो सकता है आपको वेंडर वाइज करना है, हो सकता है आपको कॉस्ट सेंटर वाइज करना है, प्रॉफिट सेंटर वाइज करना है, तो वो सब आप कर सकते हो। ओके। ठीक है, वापस चल के देखते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। सर पहले भी तो डेट वाइज आ रहा था ना, अभी भी तो नहीं, डेट वाइज ही है। डेट वाइज टोटल नहीं आ रहा था पहले। टोटल तो अभी खाली पूरा आ रहा है कि इन सबका टोटल, इस वाले वेंडर का, इस वाले वेंडर का, वेंडर वाइज आ रहा है अभी टोटल। सर मैं आपने ना एक रिपोर्ट में मंथ वाइज भी दिखाया था, वो कहाँ था ध्यान नहीं आ रहा है कहते कि हैं, ये अगर देख हम। लो, ये है ना ईयर मंथ, मैं इसको कर देता हूँ सब टोटल। अच्छा। ये लो, ये हो गया जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का। नहीं नहीं, आपने एक टेबल दिखाई थी अच्छा, तो दिखाई वेंडर की, थी। हाँ वो है FK10N, कंपनी को दे देता हूँ मैं 25, वेंडर ले लेते हैं कोई भी, एग्जीक्यूट। ये आपका मंथ वाइज आ गई, एंड हाँ। मंथ वाइज डेबिट क्रेडिट आ गई। ठीक। सर ठीक है, क्या था, कोड क्या था इसका? F? देखो सभी का कोड है। अगर मैं लाइन आइटम की रिपोर्ट की बात करूँ तो एफ, एक्सेल में दिखा आपको समझाता हूँ। एक्सेल में लिख देना, हम लिख लेंगे, ध्यान एफ रख। के सॉरी FBL। FBL1N, ये है वेंडर रिपोर्ट, वेंडर की लाइन आइटम। ओके। अगर कस्टमर की चाहिए तो 1 की जगह आप 5 कर दो खाली। ओके। GL की चाहिए तो 5 की जगह 3 कर दो। तो ये तो हो गई आपकी लाइन आइटम वाइज रिपोर्ट। अगर आपको इनकी रिपोर्ट चाहिए मंथ वाइज तो इसकी है FK10N, इसकी है FD10N, के वेंडर के लिए, डी कस्टमर के लिए, इसकी है FS10N। ये मंथ वाइज रिपोर्ट हो गई आपकी। KDS यहाँ पे 135, ओके सर। ये चेंजेस होते हैं। डन सर, अब याद रहेगा। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट अभी के लिए? नेक्स्ट तो क्लास में फिर हम GST की टेस्टिंग थोड़ी करेंगे, और फील्ड कैसे ऐड करनी है, और सर एक वो आप आरसीएम RCM, हाँ और टेस्टिंग में एक देख लेंगे। ये एक वो भी बताओगे ना, यू वाला। सर यू वाला वो मैंने कहीं यूज नहीं किया, वो भी बता देना। वो तो मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट में दिखाया था आपकी, जब रियल टाइम में देखो आ गया मेरा उस, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट है, आपने पता नहीं क्यों नहीं देखा। नॉन डिडक्टेबल ज्यादा कवर नहीं किए। नॉन नहीं, नॉन डिडक्टेबल, डिडक्टेबल तो किया हुआ है सर, यू वाला नहीं ज्यादा किया हुआ। कवर, ये देखो यहाँ पे हाँ, यूनियन ज्यादा डायरेक्टरी आ कवर रहा नहीं है, किया उसमें। यूनियन डायरेक्टरी आ रहा है। अब वो एक और वो भी टेस्टिंग आगे आगे करेंगे, अभी 3 4 टेस्टिंग करेंगे। UGST कर लेंगे, RCM कर लेंगे, और नॉन नॉन डिडक्टेबल, डिडक्टेबल। और एक आउटपुट की भी करनी है। ओके। ठीक है, तो आप अभी फिर सर सर एक आधी क्लास हो लग जाएगी अभी। सर ये PDF भी शेयर कर देंगे सर। ठीक है, ठीक, वो मैं शेयर कर दूँगा आपको। ओके सर। ठीक है।